हेलो साथियों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज अपन बात करेंगे पटवार 2025 के बारे में, जिसके अंदर से राजस्थान जीके देखेंगे। राजस्थान जीके में अपन देखेंगे राजस्थान की कला संस्कृति। राजस्थान की कला संस्कृति के अंदर से साथियों मैंने इनमें मेन जो टॉपिक हैं उनको कवर करने की कोशिश की है। आपका एक क्विक रिविजन हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं साथियों। सबसे पहले राजस्थान की कला संस्कृति के अंदर से जो राजस्थान के दुर्ग हैं उनके बारे में। दुर्गों का जो सर्वप्रथम वर्गीकरण मिलता है साथियों, मनुस्मृति के अंदर से आपको देखने को मिल जाता है। किसमें मिलता है? मनुस्मृति में मिलता है। और कौटिल्य ने दुर्गों की कितनी श्रेणियां बताई साथियों? 4 श्रेणियां बताई थी, जिसमें से ओदक दुर्ग जो जल से चारों तरफ से घिरा रहता है उसको कहा जा सकता है। धान्वी दुर्ग बात करें तो साथियों जो मरुस्थल में घिरा हुआ होता है उसको कहा जाता है। और पर्वत दुर्ग आ जाता है साथियों, इसको गिरि दुर्ग कहा जाता है। और वन दुर्ग आता है साथियों, वन से घिरा हुआ दुर्ग आ जाता है। ये 4 श्रेणियां आपको कौटिल्य के द्वारा बताई जाती है। सर्वश्रेष्ठ दुर्ग की श्रेणी में आता है साथियों कौन सा? गिरि दुर्ग आता है। ठीक है। अब बात करते हैं अपन शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों के प्रकार। तो देखो, राज्य में 7 अंग बताए थे। कौन कौन से? एक तो राजा, कोष, मंत्री, सहुप्त, राष्ट्र, सेना और दुर्ग बताए गए हैं। अब दुर्गों की जो श्रेणियां बताई गई हैं साथियों, 9 श्रेणियां बताई गई हैं। और 9 श्रेणियां वो कौन कौन सी हैं उन्हीं के बारे में बात करें तो सबसे पहले एरण दुर्ग आता है। इसके अंदर से होता है क्या कि पथरीला मार्ग और कटीली झाड़ियां से निर्मित होता है। और एरण दुर्ग की श्रेणी में राजस्थान का रणथंभौर दुर्ग आता है साथियों, जो सवाईमाधोपुर में स्थित है। दूसरा बात करें तो साथियों पारेख दुर्ग के बारे में बात करें। पारेख दुर्ग है मतलब कि चारों तरफ आपको खाई देखने को मिलती है। तो यहाँ पर से देखो, चारों ओर खाई हो उसको पारेख दुर्ग कहा जाता है। और पारेख दुर्ग की श्रेणी में राजस्थान के अंदर से जो लोहागढ़ दुर्ग है भरतपुर का, वो आपको देखने को मिलेगा। पारिद दुर्ग के बारे में बात करें तो वह दुर्ग जिसकी दीवारें पत्थरों या फिर ईंटों से निर्मित होती हैं वो कहलाता है। वन दुर्ग या फिर बात करें मेवास दुर्ग के बारे में तो साथियों चारों ओर कांटेदार वनों से घिरा हुआ रहता है, वो रणथंभौर दुर्ग आता है। ठीक है। जल दुर्ग के बारे में बात करें तो साथियों चारों ओर से जल से घिरा हुआ रहता है, उसको जल दुर्ग की संज्ञा में रखा जाता है। सबसे पहले बात करें तो गागरोन दुर्ग है साथियों, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सर्वश्रेष्ठ जल दुर्ग की श्रेणी में इसको रखा जाता है। ये काली सिंध और आहू नदी पर बना हुआ है, याद रखना है। दूसरा बात करें साथियों बेसरोडगढ़ दुर्ग है, ये भी जल दुर्ग है। ये चंबल नदी और बामणी नदी के संगम पर बना हुआ है। एक चित्तौड़गढ़ दुर्ग आता है साथियों, जो गंभीरी नदी और बेड़स नदी के संगम पर बना हुआ है। ये थोड़ा सा याद रख लेना है। नेक्स्ट बात करते हैं लाडले धानवी दुर्ग के बारे में बात करें तो वह दुर्ग चारों ओर मरुस्थल से घिरा होता है, उसको कहा जा सकता है। ठीक। और धानवी दुर्ग की श्रेणी के अंदर से जो जैसलमेर का दुर्ग है सोनार किला, वो धानवे दुर्ग की श्रेणी में शामिल होता है। साथियों एक नागौर दुर्ग भी है, ये भी धानवे दुर्ग है। एक बीकानेर का जो जूनागढ़ दुर्ग है ये भी धानवे दुर्ग की श्रेणी में आता है। और एक भटनेर का दुर्ग, ये सारे के सारे साथियों धानवे दुर्ग की श्रेणी में रखे जाते हैं। आगे बात करते हैं साथियों गिरि दुर्ग के बारे में। तो उच्च पहाड़ी और पठार पर बने होते हैं। राजस्थान के जितने भी अधिकांश दुर्ग हैं वो गिरि दुर्ग की श्रेणी में रखे गए हैं साथियों। दूसरा बात करते हैं सैन्य दुर्गों के बारे में। तो सैनिकों के रहने के लिए जो बनाए जाते हुए दुर्ग थे उनको सैन्य दुर्ग कहा जाता था। ठीक है। दूसरा बात करें तो सहाय दुर्ग है साथियों, तो सूरवीरों के लिए अनुकूल दुर्ग होते हैं उनको सहाय दुर्ग कहा जा सकता है साथियों। और जो सहाय दुर्ग हैं राजस्थान में नहीं है। ठीक है। भारत में सर्वाधिक जो दुर्ग हैं साथियों महाराष्ट्र में है, ये भी याद रखना। राजस्थान में जो सर्वाधिक दुर्ग आपको मिलेंगे जयपुर में देखने को मिलेंगे। ठीक है। और बात करें तो साथियों राजस्थान में जो निर्मित प्रथम दुर्ग है वो भटनेर का दुर्ग आपको देखने को मिलेगा, जो हनुमानगढ़ में है लाडले। सबसे पहले बना है, याद रखना, 298 ईस्वी के अंदर से आपको देखने को मिल जाता है। और राजस्थान में एक निर्मित अंतिम दुर्ग है वो लोहागढ़ दुर्ग आ जाता है साथियों, ये भरतपुर में है, 1733 के अंदर से आपको देखने को मिलेगा। इन दोनों में खास बात यह है कि साथियों राजस्थान का जो पहला दुर्ग और राजस्थान का जो अंतिम दुर्ग है दोनों के दोनों साथियों किससे बने हुए हैं? मिट्टी से बने हुए हैं, ये थोड़ा सा याद रखना। अब बात करें साथियों राजस्थान में जो निर्मित अंग्रेजों द्वारा बनाए गए दुर्ग हैं उनमें कौन कौन से आते हैं? तो सबसे पहले टोडगढ़ दुर्ग है अजमेर में, दूसरा भीमगढ़ दुर्ग अजमेर में आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है। ये जो टोडगढ़ दुर्ग है साथियों ये बोरासवाड़ा गांव में निर्मित है, ब्यावर के अंदर से, याद रखना। और अंग्रेजों द्वारा निर्मित राजस्थान में प्रमुख दुर्ग आपको माना जाता है। इसका जो निर्माण करवाया था कर्नल जेम्स टोड के द्वारा करवाया गया था। ठीक है। आगे बात करें तो साथियों बेसरोडगढ़ दुर्ग के बारे में बात करें तो साथियों ये चित्तौड़गढ़ में है। और इसका जो निर्माण करवाया गया था तो बेसासा और रोडासा व्यापारियों के द्वारा करवाया गया था। आपसे सवाल पूछे तो कि राजस्थान के अंदर से व्यापारियों द्वारा निर्मित दुर्ग है वो बेसरोडगढ़ आपको देखने को मिल जाता है।
मैन इसका उद्देश्य यह था कि वो धन छिपाने के लिए इसका निर्माण करवाया था। नवकोटि दुर्ग के बारे में बात करें, मारवाड़ में प्राचीन नवनिर्मित दुर्गों को नवकोटि दुर्ग कहा जाता है साथियों। दूसरा बात करें अपन कागमुखी दुर्ग के बारे में। कागमुखी दुर्ग के बारे में बात करें तो साथियों प्रवेश द्वार क्या होता है साथियों, सकड़ा आपको देखने को मिलेगा। वह दुर्ग जो आगे से सकड़ा और पीछे से जो फैलाव रहता है उसको कागमुखी दुर्ग कहा जा सकता है साथियों। जैसे इस प्रकार से इसका जो एग्जाम्पल आ जाता है साथियों, मेहरानगढ़ जो जोधपुर वाला है वो कागमुखी दुर्ग की श्रेणी में रखा गया है। पासीब के बारे में बात करते हैं। पासीब क्या है साथियों, तो दुर्ग की दीवार पर आक्रमण करने के लिए मिट्टी या फिर रेत से निर्मित जो चबूतरा होता है उसको पासीब कहा जाता है। एक बात करते हैं लाइफ लाइन या फिर जीवन रेखा के बारे में। जीवन रेखा उसको कहा जा सकता है साथियों। देखो ये दुर्ग रहा, इस दुर्ग के पास में इसका मेन प्रवेश द्वार रहा। प्रवेश द्वार से पहले एक सैनिक दुर्ग देखने को मिलेगा या फिर लघु छोटा दुर्ग मिलेगा। इसको क्या कहते हैं साथियों, जिले की रेखा या फिर जिले किले की आत्मा कहा जाता है। अब बात करते हैं साथियों सबसे पहले किसके बारे में, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में। थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है इसीलिए मैंने स्थापत्य कला के अंदर से दुर्गों को लिया, जिसमें से सारी मेन जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर से कवर हो जाएंगी। बात करें सबसे पहले चित्तौड़गढ़ के बारे में तो देखो क्या लिखा गया है, तो गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया है। यह कहावत किसके लिए है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के लिए कहा गया है। क्षेत्रफल का सबसे बड़ा क्षेत्र माना जाता है साथियों, कौन सा, चित्तौड़गढ़ दुर्ग माना जाता है। गिरि दुर्ग की श्रेणी में इसको रखा गया है। मेसा के पठार पर यह बना हुआ है और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई बात करें तो 1850 मीटर ऊंचा बताया गया है साथियों। अब देखो साथियों, जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है ये गंभीरी नदी और बेड़च नदी के संगम पर बना हुआ है। याद रखना इसका जो क्षेत्रफल है वो 8 किलोमीटर लंबा और 2 किलोमीटर चौड़ा आपको देखने को मिल जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दुर्ग माना जाता है। इसके उपनामों के बारे में बात करें तो साथियों, राजस्थान का सिरमौर कहा जाता है साथियों इसको। राजस्थान का दक्षिण पूर्व प्रवेश द्वार भी इसको कहा जा सकता है। मालवा का प्रवेश द्वार भी इसको कहा जा सकता है। राजस्थान का गौरव भी इसको कहा जाता है। त्याग बलिदान का प्रतीक भी इसको कहा जाता है। राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट इस दुर्ग में आपको देखने को मिलता है। और सर्वाधिक शाखों वाला, कितने शाखे हैं, 3 शाखों वाला दुर्ग यही माना जाता है। ठीक है, पहले चित्रकूट के नाम से था, बाद में अपभ्रंश होकर इसको चित्तौड़गढ़ दुर्ग पड़ता है साथियों। इसका निर्माण के बारे में बात करें तो साथियों, इसका जो निर्माण करवाता कौन है, मौर्य शासक चित्रांगद मौर्य के द्वारा इसका निर्माण करवाया जाता है। ठीक है, और इसी के नाम पर चित्रकूट दुर्ग रखा गया था और बाद में अपभ्रंश होकर ये दुर्ग चित्तौड़गढ़ दुर्ग कहलाया था। ठीक है, और बात करें साथियों तो कर्नल जेम्स टोड के अनुसार इस दुर्ग के अंतिम मौर्य शासक कौन थे, मान मौर्य था। याद रखना, जिसको 734 ईस्वी के अंदर से काल भोज या फिर बप्पा रावल के द्वारा हराकर इस दुर्ग को छीन लिया जाता है। बात करें डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार तो प्रथम विजेता रावल जेतर सिंह था बताया जाता है। आधुनिक निर्माता के बारे में बात करें तो साथियों, इसका जो आधुनिक निर्माता माना जाता है महाराणा कुंभा माना जाता है साथियों। जिसने क्या किया, सर्पिलाकार प्रवेश द्वार या फिर प्रवेश जो मार्ग है उसका निर्माण करवाया था। अब बात करते हैं इस दुर्ग के अंदर से क्या क्या चीज़ें हैं उनके बारे में। देखो ये सारा का सारा दुर्ग आपको देखने को मिलेगा। इसके चारों तरफ एक आपको सर्पिलाकार मार्ग है, उस मार्ग का निर्माण राणा कुंभा करवाता है। जब इस दुर्ग के अंदर से जाते हो तो साथियों आपको मीरा मंदिर देखने को मिलेगा, जिसको कर्षण मंदिर भी कहा जाता है। और इसका जो निर्माण करवाया था, किसने करवाया था, राणा सांगा के द्वारा कराया था। दूसरा बात करें तो साथियों, कुंभ स्वाम मंदिर भी है और वराह मंदिर भी आपको देखने को मिलेंगे। इसका जो निर्माण करवाया था कुंभा ने करवाया था। एक आता है साथियों त्रिभुवन नारायण मंदिर भी आपको देखने को मिलेगा इस दुर्ग के अंदर से, जिसका निर्माण भोज ने करवाया था। और पुनर्निर्माण बात करें तो साथियों किसने करवाया था, मोक्कल ने करवाया था। ये भी याद रखना है साथियों। इस मंदिर का जो वर्तमान में नाम है वो समिदेश्वर मंदिर आपको देखने को मिल जाता है। इस मंदिर के अंदर से आपको इस दुर्ग के अंदर से तुलजा भवानी नामक भी मंदिर आपको देखने को मिलेगा, जिसका निर्माण बनवीर के द्वारा करवाया गया था। और बात करें साथियों तो इस महल के अंदर से आपको क्या देखने को मिलेगा, एक और आ जाता है यहाँ पर से सतबीज देवरी जैन मंदिर भी है, वो भी यहीं पर आ जाता है। एक आता है साथियों कुड़केश्वर महादेव मंदिर है, जिसका निर्माण कुंभा के द्वारा करवाया गया था। और बात करें साथियों इस दुर्ग के अंदर से आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, गोरा बादल के महल भी आपको यहाँ पर से देखने को मिलेंगे। रानी पद्मिनी का महल भी आपको देखने को मिलेगा। बामासा की हवेली भी आपको देखने को मिलेगी। कालिका माता या फिर बोल सकते हो कि सूर्य मंदिर भी यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा। कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ भी आपको देखने को मिल जाता है। इसी के साथ में आपको जैन कीर्ति स्तंभ भी देखने को मिलेगा। एक मिलेगा नवकोटा भंडार, जो बनवीर के द्वारा बनाया गया था।
अब बात करें देखो आक्रमणों के बारे में, तो देखो सबसे पहला जो आक्रमण होता है वो कौन होता है, अफगानिस्तानी का सूबेदार आता है। कौन, देखो यहाँ पर से नाम आता है उसका, भामू के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, भामू के द्वारा किया गया था। श्रृंगार चौरी भी इसमें बात करते हैं। देखो श्रृंगार चौरी है, मूल रूप से इसको शांतिनाथ जैन मंदिर कहा जाता है साथियों। इसका जो निर्माण करवाया था वेलका के द्वारा करवाया गया था। जो महाराणा कुंभा है उसकी पुत्री है, नाम आ जाता है साथियों किसका, रमाबाई। और रमाबाई का जो विवाह होता है मंडलिक का, वो इसी के अंदर से आपको देखने को मिल जाता है, इसी के अंदर से हुआ था। आगे बात करें तो फतेह प्रकाश महल भी इसके अंदर से आपको देखने को मिलेगा, जिसका निर्माण फतेह सिंह के द्वारा करवाया गया था। वर्तमान में क्या है, एक संग्रहालय आपको देखने को मिल जाता है। आगे बात करें देखो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, इसके विशाल 7 दरवाजे आपको देखने को मिलेंगे। कौन कौन सा, पांडन पोल, दूसरा भैरव पोल, तीसरा हनुमान पोल, गणेश पोल, जोडला पोल, लक्ष्मण पोल, राम पोल। इस प्रकार से ये 7 दरवाजे आपको देखने को मिल जाते हैं। पांडन पोल के बारे में बात करें तो साथियों यहाँ पर से ठाकुर बाघ सिंह का स्मारक बना हुआ है। भैरव पोल के बारे में बात करें तो साथियों वीर कल्ला जी राठौड़ की छतरी बनी हुई है साथियों, जिसको 4 हाथों वाले देवता के नाम से जाना जाता है। और बात करें साथियों रामपोल के पास में, तो फत्ता सिसोदिया का स्मारक यहाँ पर से बना हुआ है। एक और बात लिखी गई है, देखो राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिसके अंदर से खेती की जाती है। और बात करें तो साथियों खेती के लिए जो जल स्रोत हैं उनमें से कौन कौन से आएंगे, भीमलत कुंड यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा, रत्नेश्वर तालाब है, झालीबाव भावड़ी भी आपको यहाँ पर से देखने को मिलेगी, कुंभ सागर तालाब भी आपको देखने को मिलेगा, और हाथी सागर तालाब है। ये सारे के सारे साथियों इसके अंदर से चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर से जल स्रोत हैं। अब बात करते हैं इनके प्रमुख शाखाओं के बारे में। पहला शाखा जो होता है साथियों कब होता है, देखो याद रखना, पहला शाखा होता है 26 अगस्त 1303 को होता है साथियों। यहाँ पर से अलाउद्दीन आक्रमण करता है, ठीक है। इस आक्रमण के अंदर से साथियों हार किसकी होती है, रावल रतन सिंह की हार हो जाती है। और इनकी जो रानी है नाम आता है उनका पद्मिनी, उनके नेतृत्व के अंदर से महिलाओं के द्वारा जौहर किया जाता है। जब अलाउद्दीन खिलजी इस दुर्ग को जीत लेता है तो अपने पुत्र के नाम खिजराबाद इसका नाम कर देता है, याद रख लेना। और बाद में कत्लेआम का आदेश जारी कर दिया जाता है। इसको थोड़ा सा याद रखना, खिजराबाद है ये नाम इसका रखता है। आगे बात करते हैं अपना दूसरा शाखा साथियों 1534 में होता है। गुजरात का एक शासक आता है, नाम आता है उसका बहादुर शाह, वो आक्रमण करता है साथियों। और यहाँ पर जो केसरिया किया जाता है वो बाघ सिंह के द्वारा किया जाता है। जौहर यहाँ पर से कौन करता है साथियों, हाड़ी नानी क्रमावती के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर द्वितीय शाखा के समय जो राजा था उसका नाम था विक्रमादित्य। ये उम्र में छोटे होने के कारण ये युद्ध नहीं कर पाए थे। तीसरा शाखा के बारे में बात करते हैं, तो तीसरा शाखा कहाँ भाई, ये रहा। तीसरा शाखा होता है 1568 के अंदर से अकबर यहाँ पर से आक्रमण करता है। और उस समय जो शासक था वो उदय सिंह था। ये उदय सिंह क्या करता है साथियों, ये पहाड़ों में चला जाता है। और केसरिया कौन करता है साथियों, यहाँ पर से केसरिया करते हैं जयमल मेड़तिया, फत्ता और फत्ता सिसोदिया करते हैं साथियों। और जयमल मेड़तिया है, इसकी बहन आ जाती है कौन, फूल कंवर आ जाती है साथियों, ये जौहर करती है। जो फूल कंवर है ये फत्ता सिसोदिया की पत्नी थी, याद रखना, ठीक है। और अकबर ने क्या किया, यहाँ पर से कत्लेआम का आदेश जारी कर दिया जाता है। आमेर का एक शासक कहता है भगवंत दास, उसके कहने पर वो अकबर है वो कत्लेआम का आदेश जारी करता है। ये था आपके पास में चित्तौड़गढ़ दुर्ग। अब बात करते हैं अपन कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में, जिसकी स्थिति आपको राजसमंद में देखने को मिल जाती है, ठीक है। इसमें बात करें तो देखो साथियों आपको कटारगढ़ लघु दुर्ग आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें से क्या देखो आपको देखने को मिलेगा, महाराणा कुंभा का निवास स्थल हुआ करता था। यहाँ पर से देखो क्या आपको देखने को मिलेगा, बादल महल देखने को मिलेगा। इसके अंदर से देखो बादल महल में क्या क्या मिलेगा, महाराणा प्रताप महाराणा सांगा का जन्म स्थल है, ठीक है। आगे बात करें तो साथ ही आपको नीलकंठ मंदिर भी आपको देखने को मिलेगा, जो टोड ने यूनानी शैली का बताया था। मामादेव कुंड है साथियों, ये भी आपको मामादेव है, ये भी आपको यहाँ पर से देखने को मिलेगा। जो कुंभ स्वामी मंदिर भी आपको देखने को मिल जाता है, मतलब कि ये कह सकते हो कि मामादेव है वो कुंभ स्वामी मंदिर है, जो कुंभलगढ़ प्रशस्ति में लगा हुआ है। इसके अंदर से मुख्य प्रवेश दरवाजों के बारे में बात करें तो हल्ला पोल और राम पोल आपको देखने को मिलते हैं। ये जो दुर्ग है साथियों ये गिरी दुर्ग की श्रेणी पर बना, मतलब गिरी दुर्ग की श्रेणी का है और जरगा पहाड़ी पर बना हुआ है। सादड़ी के निकट राजसमंद में बना हुआ साथियों, ये मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर स्थित है। इसकी जो दीवार है वो 36 किलोमीटर आपको देखने को मिल जाती है। अब इसका जो निर्माण करवाया जाता है वो बात करते हैं।
इसका जो निर्माण करवाता साथियों संप्रति के दुर्ग मच्छिंद्रगढ़ के ऊपर यह दुर्ग बनाया गया है, याद रखना। ठीक है, मौर्य शासक संप्रति का जो दुर्ग था नाम आता था उसका मच्छिंद्रगढ़, और उसके ऊपर इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया है। इसका जो शिल्पी रहता है साथियों मंडन की देखरेख में इसका निर्माण हुआ था। महाराणा कुंभा के द्वारा इसको बनाया जाता है। 1448 से लेकर 1458 तक ये दुर्ग बना था, लगभग 10 वर्ष इसमें लगे थे। ठीक है, और रानी कुंभल देवी के नाम पर इस दुर्ग का नाम कुंभलगढ़ रखा गया था। अब बात करते हैं इसके प्रमुख द्वारों के बारे में, पोलों के बारे में। यहाँ पर से देखो हल्ला पोल, जिसको राम पोल भी कह सकते हो साथियों, जो मुख्य प्रवेश द्वार है। नींबू पोल, हनुमान पोल, भैरव पोल, ठीक है, फिर चौहान पोल, गणेश पोल, पागड़ा पोल, विजय पोल आपको देखने को मिल जाते हैं। ये सारा का सारा दुर्ग आपके पास में देखने को मिलेगा साथियों। यहाँ पर से एक दुर्ग था, उस दुर्ग के बारे में बात करें तो देखो कटारगढ़ के बारे में कहा गया था कि अबुल फजल का कथन था कि नीचे से ऊपर देखने पर यह व्यक्ति की क्या कर जाती है, पगड़ी गिर जाती है। कथन इसके बारे में कहा गया था, मतलब कि इतनी इसकी ऊंचाई के बारे में बात कही गई थी। इस दुर्ग के बारे में देखो क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहले बात करें तो नीलकंठ मंदिर भी आपको देखने को मिलेगा, टोडने से यूनानी शैली का बताया था। राम पोल भी यहाँ पर से है, जिसको अल्लाह पोल कह सकते हो साथियों। इसकी जो दीवार है वो 36 किलोमीटर जाती है। भारत की महान दीवार इसको कहा जा सकता है साथियों, क्योंकि एक साथ 4 घोड़े चल सकते हैं। आगे बात करें तो साथियों इसके अंदर से देखो मामा देवकुंड भी आपको देखने को मिल जाता है। साथ ही बात करें तो महाराणा कुंभा की छतरी आपको देखने को मिलेगी। एक छतरी और है जिसका नाम आता है उड़ना राजकुमार की छतरी, जो 12 खंभों की छतरी है। ये भी थोड़ा सा याद रखना। दूसरा बात करें तो साथियों यहाँ पर से एक लघु दुर्ग है जिसको कटारगढ़ दुर्ग कहा जा सकता है साथियों। कटारगढ़ दुर्ग है जिसको लघु दुर्ग कहते हैं, अपने महाराणा कुंभा का निवास स्थल होता था। ठीक है, इसके अंदर से बात करें तो साथियों झालिया रानी का मालिया भी इसको आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर से आपको साथियों एक बादल महल मिलेगा, और बादल महल के अंदर से 2 कक्ष आपको देखने को मिलेंगे। एक तो जनाना कक्ष और एक आ जाता है साथियों मर्दाना कक्ष। ठीक है, इस जनाना कक्ष के अंदर से एक तो कौन सा आता है, श्रृंगार कक्ष आता है, एक जूना कचहरी आता है। जूना कचहरी के अंदर से साथियों महाराणा प्रताप का जन्म होता है 9 मई 1540 को। ये थोड़ा सा याद रख लेना। आगे बात करें देखो साथियों मामादेव मंदिर है, फिर कुंभस्वामी मंदिर है, वो भी आपको यहाँ पर से देखने को मिल जाता है। ठीक है, और बात करें तो इस पर कुंभलगढ़ प्रस्तुति है, याद रखना। इसमें से 5 काली शिलालेखों पर ये मतलब कि लगी हुई है, और इसकी जो भाषा है वो संस्कृत भाषा आपको देखने को मिल जाते हैं। इस प्रशस्ति के जो लेखक माने जाते हैं कान्हा व्यास, गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने महेश दास को बताया था। इसको याद रखना। अबुल फजल का कथन है कटारगढ़ के बारे में कहा गया है साथियों। ये क्या देखो इसने क्या कहा है, यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर स्थित है कि नीचे से ऊपर देखने पर व्यक्ति की पगड़ी गिर जाती है। बहुत बार पूछा जाता है, थोड़ा सा याद रख लेना। कटारगढ़ दुर्ग है ये लघु दुर्ग है साथियों, जिसको मेवाड़ की आंख कहा जाता है। 1577 के अंदर से शाहबाज खान ने महाराणा प्रताप से यह दुर्ग छीन लिया था। ये भी थोड़ा सा याद रखना। आगे बात करते हैं अपने जैसलमेर दुर्ग के बारे में। सबसे पहले बात करें तो जैसलमेर दुर्ग की जो नींव रखी जाती है, राव जैसल ने इंसाल ऋषि की सलाह पर इसकी नींव रखी थी। कब रखी थी? 12 जुलाई 1155 में इस दुर्ग की नींव रखी जाती है। डॉक्टर दशरथ शर्मा का कहना है कि यह 7 वर्ष में पूर्ण हुआ था। ठीक है, और बात करें तो साथियों ये जो दुर्ग है शालिवाहन सेकंड के काल में पूर्ण होता है। एक चीज़ याद रखना साथियों, अगर आधा से आए तो जैसलमेर का दुर्ग होगा, और पूरा से आए तो साथियों जालौर का दुर्ग आपको देखने को मिल जाता है। इसमें से थोड़ा सा चेंज कर लेना साथियों, इस भाई ने थोड़ा सा गलत लिखा है। अगर आधा से नहीं पूरा आधा से आए तो जैसलमेर का नहीं होगा, ये जालौर का होगा लाडले। ठीक है, और पूरा से आए तो कहाँ का होगा, ये जैसलमेर का होगा। जैसे बात करें तो देखो यहाँ पर से सोनार दुर्ग, सोनार दुर्ग है, ये कहाँ पर है साथियों, ये जैसलमेर में आपको देखने को मिलेगा। और एक बोल सकते हो देखो यहाँ पर से कौन सा, स्वर्णगिरी दुर्ग, कौन सा साथियों, स्वर्णगिरी दुर्ग है, ये कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ये जालौर में देखने को मिलेगा। याद से आया तो जालौर में मिलेगा, और पूरा से आया तो साथियों आपको जैसलमेर में देखने को मिल जाता है। ये जो दुर्ग है साथियों त्रिकुट पहाड़ी पर निर्मित बना हुआ है। अन्य नामों के बारे में बात करें तो साथियों देखो त्रिकुट पहाड़ी है, करौली में भी है, जिस पर केला देवी का मंदिर आपको बना हुआ देखने को मिल जाता है। करौली और जैसलमेर रियासत में यादव वंश का शासन रहा है, याद रखना। ठीक है, अन्य उपनामों के बारे में बात करते हैं। देखो सोनार दुर्ग है, सत्यजीत रे ने द्वारा बताया गया था साथियों, सोनारगढ़ दुर्ग इसको कहा जा सकता है। दूसरा बात करें तो साथियों इसको क्या कहते हैं अपन, आलसाय शिव के समान भी आपको देखने को मिलेगा। 99 बुर्जों वाला किला भी इसको कह सकते हो। दूसरा बात करें तो साथियों सर्वाधिक बुर्जों वाला भी किला इसको कहा जाता है। घोरागढ़ भी इसको कहा जा सकता है साथियों। ये सारे के सारे उपनाम हैं, ये थोड़ा सा याद रखना। रेत में
रेत के समुद्र में लंगर डाले हुए जहाज के समान भी है। रेगिस्तान का स्वर्ण इसको कहा जा सकता है। रेगिस्तान का गुलाब, रेगिस्तान का अंडमान, गलियों का दुर्ग, गलियों का शहर जैसलमेर को कहा जा सकता है। त्रिकुट दुर्ग है, सोनगढ़ी दुर्ग है, सारे के सारे आपको याद रखने हैं साथियों। ठीक है, आगे बात करें, देखो एक कहावत है साथियों, गढ़ दिल्ली गढ़ आगरो अधगढ़ बीकानेर भलो चलायो भाटियो सिरे तो जैसलमेर। इस कहावत को थोड़ा बहुत कभी कभार याद रख लेना, ज़्यादा कभी पूछा नहीं जा सकता है, या फिर पूछ सकता है कि कहावत किससे संबंधित है, तो याद रख लेना। अब आते हैं इस दुर्ग के अंदर से, तो देखो इस दुर्ग में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। सबसे पहले बात करें तो साथियों आपको बादल महल देखने को मिल जाता है। साथ ही बात करें तो ताजिया टावर, सबसे बड़ा महल इसमें आपको देखने को मिलेगा। आगे बात करें तो देखो अक्षय पोल, जो अक्षय पोल भी इसको कहा जा सकता है, जिसका मुख्य द्वार इसको माना जाता है। आवड़ माता का मंदिर है, वो भी इस दुर्ग के अंदर से बना हुआ साथियों। तो सर्वोत्तम विलास महल है, वो भी यहाँ पर से है। जवार विलास महल भी है, वो भी यहाँ पर है। गज विलास महल है, वो भी यहाँ पर से देखने को मिल जाता है। इस दुर्ग को दोहरे घाघरे नुमा परकोटा या फिर कमर कोट के नाम से जाना जाता है साथियों, वो यहाँ पर से आपको देखने को मिलता है। जसलू का जो कुआं है वो भी आपको यहाँ पर से देखने को मिलता है। आगे बात करें तो साथियों आपको जैन मंदिर देखने को मिलेगा। जिंदत सूरी जैन भंडार जो भूमिगत संग्रहालय है वर्तमान में, वो भी आपको यहाँ पर से देखने को मिलेगा। और साथियों यहाँ पर से जो लक्ष्मी नारायण मंदिर है वो भी आपको यहाँ पर से देखने को मिलेगा। जो लक्ष्मी नारायण मंदिर है ये जैसलमेर का कुल देवता माने जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर से जो मूर्ति है वो मेड़ता से लाई गई थी, ये याद रखना। इनके जो दरवाजे हैं वो सोने चांदी से निर्मित हैं, ये भी थोड़ा सा याद रखना। मैन रूप से बात करें तो साथियों जो जैसलमेर का जो दुर्ग है ये पीले पत्थरों से बना हुआ है साथियों। जब इसके ऊपर से सूर्य की रोशनी पड़ती है तो ये पीले मतलब सोने की तरह चमकता है, तो इसको सोनार दुर्ग कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। दूसरा बात करें तो साथियों इस दुर्ग की जो छत है वो काष्ठ की है और दीमक से बचाने के लिए साथियों इसके अंदर से गोमूत्र का लेपन किया गया। इस दुर्ग में मिट्टी और चूने का प्रयोग कहीं पर भी नहीं किया गया साथियों। मैंने रूप से बात करें तो किस प्रकार से बनाया गया है, इस प्रकार से बॉक्स है इनको इस प्रकार से फंसाकर बनाया गया है। ठीक है, आगे बात करें तो साथियों देखो इस दुर्ग में मिट्टी और चूने का प्रयोग नहीं किया गया, बात अपन ने देख ली। इस दुर्ग का जो प्रवेश मार्ग है वो धनुष आकृति का और सकड़ा आपको देखने को मिल जाता है। विशेषताओं के बारे में बात करें तो साथियों जो धानवी दुर्ग की विशेषताएं होती है सारी की सारी विशेषताएं आपको देखने को इसके अंदर से मिल जाती है। अब बात करें साथियों 2.5 शाखों के लिए फेमस माना जाता है। अब सबसे पहले बात करें तो साथियों पहला जो शाखा होता है वो 1312 में होता है। इस समय आक्रमणकारी कौन होता है, अलाउद्दीन खिलजी होता है साथियों। यहाँ पर जो मूलराज भाटी प्रथम के द्वारा केसरिया किया जाता है, जो रानियाँ होती हैं वो जौहर करती हैं। दूसरा शाखा साथियों 1359 को होता है, याद रखना 1359 में आक्रमणकारी कौन होता है, फिरोज शाह तुगलक होता है और राव दूधा के द्वारा केसरिया किया जाता है। 1359 से याद आया साथियों 1459 में जोधपुर की स्थापना होती है और 1559 में उदयपुर की स्थापना होती है, याद रखना। दूसरा बात करें साथियों अंतिम जो अर्ध शाखा होता है जो 1550 में होता है साथियों, यहाँ पर से जो केसरिया होता है राव लोणकर्ण के द्वारा किया जाता है साथियों, जौहर नहीं होता है। आक्रमणकारी कौन होता है इसमें से, अमीर अली होता है साथियों, धोखे से आक्रमण करता है। ठीक है, तो ये 2.5 शाखे हैं, याद रख लेना साथियों। आगे बात करते हैं, इसके अंदर से जैसाण तोप भी आपको देखने को मिल जाती है। और आगे बात करें तो साथियों देखो ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि करने वाला जैसलमेर शासक मूलराज भाटी द्वितीय 1818 में की थी, ये थोड़ा सा याद रख लेना। आगे बात करते हैं, आगे कौन सा आता है, मेहरानगढ़ का दुर्ग आता है साथियों। बात की जाए मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में साथियों तो इसमें से भव्य महल आपको देखने को मिलेगा, चौखिलाव महल भी आपको देखने को मिलेगा जो राव मालदेव के द्वारा बनाया जाता है। यहाँ पर से मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर से साथियों चामुंडा माता का मंदिर आपको देखने को मिल जाता है जो मारवाड़ के राठौड़ वंश की आराध्य देवी है साथियों। आगे बात करें तो साथियों नागणेची माता का मंदिर भी आपको देखने को मिलेगा जो राठौड़ वंश की कुल देवी आपको देखने को मिल जाती है। प्रसिद्ध नाम बात करें तो साथियों मेहरानगढ़ दुर्ग आपको देखने को मिलता है। इसका जो निर्माण करवाया जाता है राव जोधा के द्वारा करवाया जाता है। कब करवाया जाता है साथियों, 12 मई 1449 को किया जाता है, शनिवार को, याद रखना इसकी नींव रखी जाती है। लोक मान्यताओं के अनुसार बात करें तो साथियों इस दुर्ग की जो नींव रखी जाती है वो करणी माता के द्वारा रखी जाती है। पंचेटिया पहाड़ी पर यह बना हुआ है। अन्य या फिर उपनामों के बारे में बात करें तो साथियों गढ़ चिंतामणि दुर्ग इसको कहा जा सकता है, कुंडली के आधार के आधार पर इसको नाम दिया गया है। दास करें तो आगे बात करें तो मेहरानगढ़ दुर्ग है वो इसको मिहिरगढ़ सूर्यवंशियों का दुर्ग भी इसको कहा जा सकता है। मेहर दुर्ग जिसको सूर्य भी कहा जा सकता है साथियों। कागमुखी दुर्ग भी कहा जा सकता है साथियों। आगे से सकड़ा है और पीछे से ये फैला हुआ है। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है कागमुखी दुर्ग के रूप में, कौन सा, मेहरानगढ़ दुर्ग। और बात करें तो साथियों इसको मयूर ध्वजगढ़
दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये मयूर की आकृति से निर्मित है, ये भी थोड़ा सा याद रखना। आगे बात करें तो साथियों इस दुर्ग की नींव में रजिया या फिर राजाराम बलाई मेघवाल को जीवित चुना गया था, याद रखना। इसमें से ब्राह्मण देवता की छतरी की भी बनी हुई है, याद रखना। और ऊपर से देखने पर यह भारत के मानचित्र जैसा आपको दिखाई देता है। और मैंने रूप से बात करें तो ये आपको जोधपुर में आ जाता है साथियों। आधुनिक निर्माता के बारे में बात करें तो राव मालदेव आपको देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट बात करें देखो साथियों, ये आपके पास में से दुर्ग आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले लोहा पोल द्वार आपको देखने को मिलेगा जो मुख्य दरवाजा है। यहाँ पर से 7 सतियों के 31 हथेलियों के निशान आपको देखने को मिलेंगे। चामुंडा माता का मंदिर है, नागणची माता का मंदिर है, शेरशाह या फिर शेरशाह सूरी की मस्जिद आपको देखने को मिलेगी। मामा भांजा की छतरी, बिया या फिर धन्ना की छतरी आपको देखने को मिलेगी। मान प्रकाश पुस्तकालय है, यहाँ पर से देखो किसने करवाया था, इसका निर्माण कराया था मान सिंह ने करवाया था, ठीक है। और भूरे खां की मजार है वो भी आपको देखने को मिलेगी। प्रमुख तोपों के बारे में बात करें तो साथियों किलकिला तोप, गजनी तोप, सिंबू बाण तोप, बिच्छू तोप, कड़क बिजली तोप, ये सारी की सारी तोप है, ये थोड़ा सा याद रख लेना साथियों। और बात करें तो साथियों इसमें से श्रृंगार चवरी है जिसका निर्माण किसने करवाया था, महाराजा तख्त सिंह ने करवाया था। और यहाँ पर से जो राजा हुआ करते थे उनका राज तिलक होता था। मोती महल भी आपको देखने को मिल जाता है। चौखिलाओ महल भी आपको देखने को मिलेगा साथियों। साथ ही बात करें तो फूल महल भी आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। और बात करें तो साथियों जो चौखिलाओ महल है इसमें से राम रावण युद्ध का चित्रण भी किया गया है, ये थोड़ा सा याद रख लेना। आगे बात करते हैं साथियों देखो टोड का जो कथन है उनके बारे में। राव जोधा के बेटे इस दुर्ग के महलों की खिड़कियों से अपनी सल्तनत का आधिपत्य रखते थे, ये याद रखना। राव जोधा की तलवार भी आपको यहाँ पर से देखने को मिल जाती है। और बात करें तो साथियों महाराणा अमर सिंह की तलवार भी आपको यहाँ पर से देखने को मिलेगी। चिड़िया टूक पहाड़ी पर यह बना हुआ है। आगे बात करें आमेर दुर्ग के बारे में। आमेर दुर्ग के बारे में बात करें तो अंबिकेश्वर महादेव का मंदिर आपको देखने को मिलेगा आमेर के अंदर से। कछवा वंश के ये क्या हैं साथियों, कुल देवता हैं, याद रखना। इनका जो निर्माण होता है ये 1529 में मिर्जा राजा मानसिंह के द्वारा करवाया जाता है। हाथियों के गांव भी इसको कहा जाता है साथियों आमेर को। और बात करें तो साथियों प्रवेश द्वार है वो जयपोल प्रवेश द्वार आपको देखने को मिल जाता है। भित्ति चित्रों के लिए फेमस माना जाता है। माऊ पाऊ की झील भी आपको देखने को मिलेगी। केसर की क्यारी भी आपको देखने को मिल जाती है। आमेर की दुर्ग के ऊपर से मुगल सैनिक का प्रभाव आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। इसके अंदर से बात करें तो देखो साथियों गणेश पोल है, यहाँ का प्रमुख दरवाजा है और फर्ग्यूसन के द्वारा सर्वश्रेष्ठ दरवाजा उसको बताया गया है। यहाँ पर से आपको साथियों गणेश पोल, जलेब चौक और जयपोल आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। और बात करें तो साथियों दीवाने एक खास महल आपको स्थित है, ये भी देखने को मिलेगा। दीवाने आम महल भी आपको देखने को मिल जाते हैं। दीवाने एक खास महल है, ये राजा का निजी स्थान हुआ करता था। और दीवाने आम है ये राजा का दरबार हुआ करता था। जगत शिरोमणि मंदिर आपको देखने को मिल जाता है। और जो मूर्ति है उसके बारे में बात कर, जगत शिरोमणि मंदिर के अंदर से जो मूर्ति है वो कर्षण की है, याद रखना। मीराबाई पूजा करती थी वह मूर्ति यहाँ पर से आपको देखने को मिल जाती है। इसी के कारण इसको मीरा मंदिर भी कहा जाता है लाडले। आगे बात करें तो साथियों देखो इसके अंदर से आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा सुहाग मंदिर जो सौभाग्य मंदिर भी इसको कहा जाता है साथियों। शीला माता का मंदिर भी आपको देखने को मिलेगा। जगत शिरोमणि मंदिर जो रानी कनकावती के द्वारा बनाया गया था वो भी आपको देखने को मिलेगा। जलेब चौक मिलेगा, गणेश पोल मिलेगा, जय पोल मिलेगा साथियों। आगे बात करें तो साथियों आपको कदम महल भी देखने को मिलेगा जो रामदेव के द्वारा बनाए गए थे। इसके बारे में देखो क्या था साथियों। प्राचीन महल के बारे में बात करें तो आमेर दुर्ग का सब जो इसमें से क्या होता राज तिलक हुआ करता था कछवा शासकों का, ये याद रखना है। आगे बात करें तो साथियों आपको शीश महल भी देखने को मिल जाता है जो राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ आपको देखने को मिल जाता है। मान सिंह ने इस दुर्ग के भीतर एक जैसे 16 महलों का निर्माण करवाया था, याद रखना। आगे बात करें तो आमेर दुर्ग की तलहटी में माउंट झील है, ये भी याद रखना, जिसके अंदर से केसर की क्यारी, इसको केसर की क्यारी भी इसको कह देते हैं। विसाप हेबर का कथन है साथियों, क्या कथन है उसके बारे में बात करें। मैंने कैमरेलिन में जो देखा था और अलब्रहण के बारे में जो सुना था वो यहाँ इनके महलों से भी बढ़कर है, ठीक है। जो सुना था यहाँ के महलों उससे भी बढ़कर आपको देखने को मिल जाता है। फर्ग्यूसन का कथन है साथियों देखो क्या है, जो गणेश पोल है उसको विश्व का सर्वश्रेष्ठ प्रवेश द्वार बताता है।
अब बात करें देखो साथियों इनके प्रमुख महलों में दीवाने आम आपको राजा का दरबार, दीवाने खास निवास स्थल, सुख मंदिर, यश मंदिर, सौभाग्य मंदिर जिसको सुहाग मंदिर भी कहा जा सकता है, एक जैसे 16 महलों का निर्माण, शीश महल आपको देखने को मिल जाते हैं। अब बात करते हैं अपन नाहरगढ़ दुर्ग के बारे में। इस नाहरगढ़ दुर्ग का जो निर्माण करवाता है कौन, सवाई जयसिंह के द्वारा करवाया जाता है। मूल नाम इसका सुदर्शनगढ़ इसको कहा जाता है साथियों। जयपुर की ओर झांकता हुआ दुर्ग इसको कहा जा सकता है, जयपुर का मुकुट इसको कहा जाता है साथियों। निर्माण के बारे में बात करें तो सवाई जयसिंह के द्वारा 1734 में बनाया गया था, जबकि सवाई राम सिंह सेकंड के काल में यह पूर्ण होता है। मराठाओं के आक्रमण से बचने के लिए इसका निर्माण करवाया गया था। सवाई माधो ने अपनी 9 पासवानों के लिए एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया था, याद रखना। आगे बात करें तो साथियों इसके अंदर से आपको माधवेंद्र महल भी देखने को मिल जाता है, जिसका जो निर्माण है साथियों सवाई माधो सिंह के द्वारा करवाया गया था। गेटोर की छतरियां हैं इसके सामने आपको देखने को मिलेंगे, जो कछवा शासकों की शाही शमशान स्थल है, ये भी याद रखना है। मुख्य प्रवेश द्वार पर बात करें तो नारसिंह भूमिया का जो चबूतरा वो है वो बना हुआ है। आगे बात करें अपन भटनेर दुर्ग के बारे में साथियों। भटनेर दुर्ग है हनुमानगढ़ में है, राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग है, सर्वाधिक विदेशी आक्रमण सहने वाला भी दुर्ग माना जाता है। उत्तरी सीमा का प्रहरी इसको कहा जाता है। हनुमानगढ़ में इसकी स्थिति आपको देखने को मिल जाती है। गोरखनाथ का मंदिर भी आपको यहाँ पर से देखने को मिलेगा, इसका जो वास्तुकार था वो केकैया आपको देखने को मिल जाता है। भाटी शासक भूपत ने इसका निर्माण करवाया था 298 ईस्वी के अंदर से, याद रखना। राजस्थान का एकमात्र युद्ध जहां पर से मुस्लिम और हिंदू महिलाओं के द्वारा जौहर किया गया था। और घग्गर नदी के किनारे ये दुर्ग बना हुआ है साथियों, या कच्ची ईंटों से बना हुआ है, ठीक है, या फिर बोल सकते हो कि मिट्टी से बना हुआ है। उपनाम के बारे में बात करें तो साथियों इसको उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा जाता है, भाटियों की मरोड़ भी इसको कहा जाता है। अब बात करते हैं इसके दुर्ग के अंदर से क्या क्या चीज़ें आपको। सबसे पहले बात करें तो गोरखनाथ का मंदिर आपको देखने को मिलेगा। शेर खां की कब्र भी आपको देखने को मिल जाएगी, जो बलबन का भतीजा था। इस दुर्ग में तैमूर लंग के आक्रमण के समय यहाँ पर हिंदू और महिलाएं जो हैं वो जोहर करती हैं, ये याद रखना। एकमात्र है राजस्थान का, किसके आक्रमण के समय, तैमूर लंग के आक्रमण के समय ये जोहर करती हैं। आगे बात करें तो साथियों तैमूर ने अपनी आत्मकथा तुजुके तैमूरी में इस दुर्ग की प्रशंसा की कि भारत का सर्वश्रेष्ठ दुर्ग बताया था। अब बात करें देखो साथियों इसके ऊपर से कौन कौन आक्रमण करता है, कब कब करता है। सबसे पहला 1001 ईस्वी के अंदर से मोहम्मद गजनवी आक्रमण करता है। 1398 में तैमूर लंग आक्रमण करता है। 1534 में कामरान का आक्रमण होता है साथियों। और 1805 में बात करें तो सूरत सिंह का आक्रमण होता है। मंगलवार के दिन इसको जीता जाता है और बाद में इसका दुर्ग हनुमानगढ़ नाम रख दिया जाता है। आगे बात करते हैं अपन जयगढ़ दुर्ग के बारे में। जयगढ़ दुर्ग के बारे में बात करें तो है कहाँ पर, ये जयपुर में है। जयपुर शासकों की आपातकालीन राजधानी हुआ करती थी। चील के टीले पर बना हुआ साथियों, इसलिए इसको ईगल दुर्ग कहा जाता है, ये पूछा गया है आपसे। इस दुर्ग के अंदर से आपको जयबाण तोप भी देखने को मिल जाती है। तोप बनाने का कारखाना आपको देखने को मिलेगा। जयबाण तोप के बारे में बात करें साथियों 20 फीट लंबी है, 50 टन वजनी है, याद रखना। इसका जो गोला होता है वो 100 kg का आपको देखने को मिल जाता है साथियों। इसको एक बार चलाई गई थी, जो गोला था वो चाकसू जाकर गिरा था। ये इसका यहाँ पर से तालाब का निर्माण भी हो जाता है। आगे बात करें तो साथियों जयपुर के शासकों का खजाना होता था यहाँ पर से, और इसको ईगल दुर्ग भी कहा जाता है। आगे बात करें देखो साथियों इस दुर्ग के अंदर से ये चील का टीला है। चील के टीले के ऊपर ये बना हुआ है, किसके द्वारा, मिर्जा राजा मानसिंह के द्वारा इसको निर्माण किया गया था साथियों, ठीक है। और बात करें तो साथियों इस दुर्ग का जो रक्षक है वो काल भैरव है, याद रखना। इस दुर्ग के भीतर से विजयगढ़ी लघु दुर्ग है, ये भी याद रखना है। आगे बात करें तो सवाई जयसिंह के महल भी आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर से राजनीतिक व्यक्तियों को बंदी बनाकर रखा जाता था। इस दुर्ग के दरवाजे पर हमेशा बंद रहते थे, याद रखना। इसको रहस्यमय दुर्ग माना जाता है। पुनर्निर्माण बात करें तो साथियों सवाई जयसिंह के द्वारा इसका पुनर्निर्माण हुआ था, याद रखना है, ठीक है। आगे बात करते हैं साथियों किसके बारे में, अकबर का किला। अकबर का किला है, इसकी जो श्रेणी है साथियों स्थल श्रेणियों में रखा गया है, अजमेर में है, याद रखना। उपनाम है मेघनीज दुर्ग आ जाता है। निर्माण किसने करवाया, अकबर ने करवाया 1570 में। स्थान बात करें तो साथियों निवास स्थान के रूप में निर्माण करवाया था। ख्वाजा गरीब के प्रति जो श्रद्धा रखने के लिए इसका निर्माण करवाया गया था। अकबर का दौलत खाना भी इसको कहा जाता है साथियों। बादशाही भवन भी इसमें से आपको देखने को मिल जाए, जिसको कच्चा दुर्ग कहते हैं, ठीक है। नया बाजार के सामने ये वर्तमान में आपको देखने को मिल जाता है। अब देखो इसके अंदर से क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। 4 भुजाकार आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और बात करें तो साथियों यह राजस्थान का प्रथम दुर्ग है जो पूर्णतः मुस्लिम और फारसी शैली से बना हुआ है।
मुख्य प्रवेश द्वारों के बारे में बात करें तो साथियों जहांगीर दरवाजा है वो आपको देखने को मिल जाता है। चार भुजाकार के बारे में बात हो रही थी साथियों, सन 1576 में हल्दी घाटी युद्ध के रूप में रूपरेखा है वो इसी दुर्ग के अंदर से बनाई गई थी, ये याद रखना है। 10 जनवरी 1616 में सर टॉमस रो ने जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ था, वो भी याद रखना है साथियों। यहाँ पर से आपको साथियों राजपूताना संग्रहालय इसी दुर्ग में बना हुआ है। प्रथम अध्यक्ष बनते हैं कौन? हीराचंद ओझा बनते हैं, ठीक है। और इस राजपूताना संघ का जो निर्माण होता है साथियों, से संग्रहालय का जो निर्माण होता है वो 1608 में किया जाता है। आगे बात करते हैं तारागढ़ दुर्ग के बारे में या फिर अजमेरू किला के बारे में। अजमेरू किला या फिर तारागढ़ दुर्ग है, ये गढ़वेटली दुर्ग इसका नाम आ जाता है देखो, और इसको जिब्राल्टर दुर्ग भी कहा जा सकता है। इसकी जो नींव होती है 1113 में अजयराज चौहान के द्वारा रखी जाती है साथियों। नागपाड़ी पर इसकी नींव रखी जाती है, ठीक है। आगे बात करें तो साथियों पृथ्वीराज सिसोदिया या फिर उड़ना राजकुमार ने अपनी पत्नी ताराबाई की स्मृति केंद्र से दुर्ग के चारों तरफ एक परकोटे का निर्माण भी करवाया था, ये याद रखना। तारागढ़ पहाड़ी पर है इसलिए इसका नाम तारागढ़ पड़ा था। आगे बात करें तो साथियों शाहजहां ने यहाँ दुर्ग विठल दास को दे दिया था, ये भी याद रखना। ये गढ़वेटली की पहाड़ी पर कहलाई थी, याद रखना। विसाफ एबर का कथन है साथियों, इसको पूर्व का जिब्राल्टर कहा जाता है। यह रहा आपके पास में दुर्ग। सबसे पहले बात करें तो साथियों यहाँ पर से मराठों ने बनाया जलाशय आपको जाता है, जिसको नाना साहब का झालरा जो मराठों के द्वारा बनाया जाता है। राजस्थान का सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण झेलने वाला ये दुर्ग माना जाता है साथियों, ठीक है। इस तारागढ़ के अंदर से दारा सिखों का जन्म भी यहीं पर होता है। मीरान साहब की दरगाह आपको देखने को मिलेगी। सैयद हुसैन सिंगवार की दरगाह आपको देखने को मिलेगी। घोड़े की मज़ार आपको देखने को मिलेगी जहाँ पर से चने की दाल चढ़ाई जाती है। आगे बात करें तो साथियों तारागढ़ पहाड़ी पर या फिर नाग पहाड़ी या फिर गढ़वेटली की पहाड़ी पर ये बना हुआ है। आगे बात करते हैं अपन गागरोन दुर्ग के बारे में, इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ जल दुर्ग की श्रेणी में इसको रखा जाता है। इसके उपनामों के बारे में बात करें तो साथियों गरराजपुर आ जाता है, टोडगढ़ आ जाता है, दुलरगढ़ आ जाता है, सारे के सारे आपको याद रखने हैं, ठीक है। यह पहाड़ी पर स्थित है, याद रखना। और कौन सी पहाड़ी पर है? मुकुंदरा पहाड़ी पर आ जाती है साथियों, याद रखना। यहाँ पर से देखो साथियों किसका है? सामेल स्थान पर इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। और कहाँ पर? देखो काली सिंध नदी और आहू नदी के संगम पर यह दुर्ग बना हुआ है। दूसरी बात साथियों जो दुर्ग है ये बिना नींव का है, याद रखना, इसके पास में नींव नहीं है। आगे बात करें तो ये जो दुर्ग है ये गिरी दुर्ग की श्रेणी में शामिल किया जाता है। डोडा क्षत्रिय पर परमाणु द्वारा निर्मित होने के कारण से डोडगढ़ के नाम से या फिर दुलरगढ़ के नाम से इसको जाना जाता है। और बात करें तो साथियों महाभारत काल में आचार्य गंगाचार्य के नाम से यह दुर्ग कौन सा कहता था? नाम आता है इसका गर्गराजपुर दुर्ग कहलाया था साथियों। आगे बात करें तो साथियों यहाँ पर से गागरोन में खींची राजवंश का स्थापना की थी, याद रखना, ठीक है। देव सिंह खींची ने यहाँ पर इस दुर्ग का निर्माण क्या रखा था? गागरोन दुर्ग रखा था, याद रखना। आगे बात करें तो यहाँ पर से अचलदास खींची के महल भी आपको देखने को मिलेंगे। मधुसूदन मंदिर का भी मंदिर बना हुआ है साथियों, ठीक है। मतलब मधुसूदन मंदिर भी यहाँ पर से बना हुआ है। जौहर कुंड भी आपको देखने को मिल जाता है। संत पीपा जी की छतरी है वो भी आपको यहाँ पर से देखने को मिल जाती है। देखो अब इसके बारे में बात करते हैं। देखो इसके अंदर से क्या 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 है। इसमें से आपको देखने को मिलेगा झालिम परकोटा जो झालिम सिंह के द्वारा निर्माण करवाया गया था। 3 जल संधियों द्वारा घिरा हुआ माना जाता है साथियों। आगे बात करें तो यहाँ पर से आपको बुलंद दरवाज़ा देखने को मिल जाता है। मीठे शाह की दरगाह संत हमूमुद्दीन की यहाँ पर से आपको मज़ार देखने को मिलेगी। एक और याद रखना, एक और आ जाता है साथियों संत हमूमुद्दीन नागौरी की जो दरगाह है वो नागौर में आपको देखने को मिल जाती है। आगे बात करें तो साथियों यह जो दुर्ग है अकबर ने पृथ्वीराज राठौड़ को जागीर में दे दिया गया था, ये भी याद रखना, ठीक है। और बात करें तो साथियों वेली किशन रुक्मणी ख्यात नामक जो ग्रंथ है वो इसी में बैठकर लिखा गया था। अब इसके प्रमुख शाखों के बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं साथियों। 2 शाखे आपको देखने को मिलेंगे। पहला जो शाखा होता है ये शासक था अचलदास खींची, केसरिया करता है। आक्रमणकारी कौन था साथियों? तो याद रखना मांडू के हिंसांग शाह यहाँ पर से कौन करते हैं? आक्रमण करते हैं। और उमेदा देवी ने यहाँ पर से जौहर किया था, ठीक है। यह पता किससे चलता है साथियों? शिवदास गार्डन की एक अचलदास खिचड़ी वचनिका है उससे पता चलता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं दूसरा जो शाखा होता है साथियों 1444 में होता है। शासक कौन था? पाल सिंह था, याद रखना। कुंभा की सहायता इसने की थी इसलिए इस पर मतलब आक्रमण हो जाता है। और आक्रमण कौन करता है? महमूद खिलजी प्रथम वो आक्रमण करता है, ठीक है। दूसरा बात करते हैं जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर के बारे में बात करते हैं। है कहाँ पर? बीकानेर में है। निर्माण किसने करवाया? महाराणा राय सिंह ने करवाया था 1594 में।
इसका जो उपनाम है जमीन का जेवर इसको कहा जाता है साथियों। इसका जो निर्माण होता है करमचंद की देखरेख में इसका निर्माण पूर्ण होता है। राव बीका की टेकरी पर इसका निर्माण होता है। ठीक है, एक जानागढ़ है, यह प्रतापगढ़ में आपको देखने को मिल जाता है। अब बात करें इसके अंदर से देखो क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी। कर्णपोल है, इसकी जो आकृति है वो चतुष्कोणीय आपको देखने को मिल जाती है। सबसे पहले बात करें तो इसके मुख्य प्रवेश द्वार है, वो नाम आता है उसका सूरजपोल साथियों। तो सूरजपोल के ऊपर से आपको क्या देखने को मिलेगा, नाम आता है फत्ता सिसोदिया और जयमल बेड़तिया की यहाँ पर से गज्जारूढ़ मूर्तियाँ वो लगाई जाती हैं। आगे बात करें तो साथियों जूनागढ़ प्रशस्ति लगी हुई है जिसकी भाषा संस्कृत में है साथियों। इस के बारे में बात करें तो देखो एक और आती है रायसिंह प्रशस्ति है, इसको कहा जाता है, इसकी जो लेखक माना जाता है जयिता ने लिखा था, ये थोड़ा सा याद रख लेना। आगे बात करते हैं, देखो इसमें से 17 बुर्ज आपको देखने को मिलेंगी। प्रमुख महलों के बारे में बात करते हैं। प्रमुख महल कौन सा आता है, अनूप महल आएगा, अनूप सिंह ने बनाया। कर्ण महल कर्ण सिंह ने बनाया। गंगा निवास महल, लाल निवास महल, सरदार सिंह महल आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, आगे बात करें तो राव सिंह का चंदन का सिंहासन भी आपको देखने को मिल जाता है। नागणेची माता का मंदिर भी आपको यहाँ पर से देखने को मिलेगा। कर्णी माता का मंदिर जो एक देशनोक में है वो भी आपको यहाँ पर से देखने को मिल जाता है। लक्ष्मीनाथ मंदिर भी आपको देखने को मिलता है जो बीकानेर के कुल देवता आपको देखने को मिल जाते हैं। ये यहाँ पर से चीज़ थोड़ी सी गलत लिखी गई है, देखो बीकानेर आएगा है, इसमें भी गलत लिखा गया है, थोड़ा सा देख लेना। आगे बात करें देखो साथियों हिंदू मुस्लिम शैली का ये बना हुआ है। राजस्थान में जूनागढ़ दुर्ग ऐसा दुर्ग है जिसमें से सबसे पहले लिफ्ट लगाई गई थी, ये भी याद रखना। आगे बात करें तो साथियों 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर भी आपको यहाँ पर से देखने को मिलेगा। ठीक है, और बात करें तो साथियों हेरम गणपति की मूर्ति भी लगी हुई है जो सिंह पर सवार आपको देखने को मिलेगी। दूसरा बात करें तो पंडित दीनानाथ शर्मा का कथन है कि यहाँ की दीवारें क्या बोलती हैं, यहाँ की दीवारें भी बोलती हैं। दूसरा बात करें तो साथियों देखो लुई जी पियो तेसीतोरी की जो कर्मस्थली भी मानी जाती है। दलेल निवास महल भी आपको यहाँ पर से देखने को मिल जाता है। महाराणा गंगा सिंह का हवाई जहाज भी आपको यहाँ पर से देखने को मिलेगा। आगे बात करते हैं लोहागढ़ दुर्ग के बारे में। इसकी स्थिति है भरतपुर में है। पारेख श्रेणी के अंदर से शामिल किया जाता है, मतलब कि पारेख दुर्ग आ जाता है, स्थल है, इसके अंदर से श्रेणी बताई गई है जिसका जो निर्माण होता है साथियों 1733 में महाराजा सूरजमल के द्वारा करवाया जाता है। अजय दुर्ग है साथियों, इसको कभी आज तक जीता नहीं गया है। कहावत के बारे में बात करें तो साथियों 8 फिरंगी 9 गोरा और इस दुर्ग पर लड़े 2 जाट के छोरा, यह कहावत इसके लिए फेमस मानी जाती है। और बात करें तो साथियों इसमें से आपको जवार बुर्ज देखने को मिलेगी जो महाराजा जवाहर सिंह ने बनाई थी। यहाँ पर से राज तिलक होता था, याद रखना। मुख्य प्रवेश द्वार बात करें तो लोहिया पुल जो अष्ट धातु का दरवाजा है, याद रखना। ये द्वार है दिल्ली से लाया गया था जवाहर सिंह के द्वारा। महाराणा रंजीत सिंह ने इस दुर्ग पर लॉर्ड लेक की सेना को हराया था, याद रखना। इसमें से विजय स्मृति में फतेह बुर्ज का निर्माण भी करवाया गया था। दुर्जन साल और माधो सिंह इससे संबंधित हैं, ये थोड़ा सा याद रख लेना। अब बात करते हैं अपन जालोर दुर्ग के बारे में। इसका जो उपनाम है, नाम याद रखना कौन सा। बात करें देखो इसके उपनामों के बारे में तो स्वर्णगिरी दुर्ग आपको देखने को मिलेगा। सोनारगढ़ दुर्ग है, सोनगढ़ है, सोनगढ़ दुर्ग आपको देखने को मिलेगा। सोनगढ़ और सोनलगढ़ भी देखने को मिलेगा। कनकालचल दुर्ग है, सारे के सारे आपको याद रखने हैं। पूरा साय तो जैसलमेर का है, राधा साय तो साथियों जालोर का है, ये थोड़ा सा याद रख लेना। लूनी नदी के किनारे ये दुर्ग बना हुआ है। आगे बात करें तो इसका जो निर्माण होता है वो किसने करवाया था साथियों, 10वीं सदी के परमार शासक राजा धारावर्ष के द्वारा करवाया गया था। दशरथ शर्मा क्या कहते हैं, दशरथ शर्मा ये कहता है कि नागभट्ट प्रथम ने करवाया था। अब इस दुर्ग के अंदर से चलते हैं, देखो आपको क्या क्या देखने को मिलेगी। सबसे पहले मिलेगी आपको संस्कृत कंठपुरन पाठशाला देखने को मिलेगी जिसका निर्माण राजा भोज ने करवाया था। कालांतर में बाद में से तोड़ाकर क्या बनाया गया साथियों, तोपखाना मस्जिद का निर्माण कराया जाता है। अलाई मस्जिद भी आपको देखने को मिले जो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा आपको देखने को मिल जाती है, बनाई गई थी। मलिक सापीर की दरगाह आपको देखने को मिल जाती है। राजा मानसिंह के महल आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, दूसरा बात करें तो परमारकालीन कीर्ति स्तंभ भी आपको देखने को मिलेगा। स्वर्णगिरी जैन मंदिर भी आपको देखने को मिलेगा। चामुंडा माता का मंदिर है वो भी आपको देखने को मिलेगा। नटनी की छतरी है वो भी आपको देखने को मिलेगी। नटनी का जो बाड़ा है साथियों कहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा, ये नटनी का जो बाड़ा है अलवर में देखने को मिलेगा। और नटनी का जो चबूतरा है वो आपको कहाँ पर से देखने को मिलेगा, उदयपुर में देखने को मिलेगा। नटनी की छतरी आपको यहाँ पर से देखने को मिल जाएगी। जैसे ही बाहर चलते हो तो आपके पास में जालंधर नाथ की तपोभूमि भी आपको यहाँ पर से देखने को मिल जाती है। एक मंदिर आपको यहाँ पर से देखने को मिलेगा जिसमें से सीरा मंदिर या शिवालय मंदिर आपको देखने को मिल जाता है। सीरे मठ आपको देखने को मिलेगा, या फिर बोल सकते हो कि नाथ संप्रदाय भी यहाँ पर से देखने को मिल जाता है जो जालंधर नाथ की तपोभूमि है। ये मंदिर से बाहर निकलते हो तब जाकर आपको देखने को मिलेगा। आगे बात करते हैं, देखो
जयनारायण व्यास को बंदी बनाकर इसमें रखा गया था। राव वीरमदेव की चौकी भी यहाँ पर से आपको देखने को मिल जाती है। इसमें एक शाखा होता है साथियों 1311 में, और अलाउद्दीन खिलजी है इसके पर आक्रमण करता है। आक्रमण करने के बाद में इसको जीत कर जलालाबाद नाम रख देता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन सिवाना दुर्ग के बारे में। बात करें अपन सिवाना दुर्ग के बारे में, तो सिवाना दुर्ग कहाँ पर है? बाड़मेर में आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर से 56 की पहाड़ियों पर हल्देश्वर पहाड़ी पर यह बना हुआ है साथियों। गिरि दुर्ग है, याद रखना। इसका जो निर्माण होता है 10वीं सदी में परमार शासक वीर नारायण के द्वारा करवाया जाता है, ठीक है। और बात करें साथियों, वीर पंवार ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया था, ये भी याद रखना साथियों। उपनामों के बारे में बात करें तो कुम्मट दुर्ग इसको कहा जाता है साथियों। अखावलो को सिवाणो इसको कहा जाता है, और मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली भी इसको कहा जाता है। आगे बात करें तो महाराणा अजीत सिंह और रावचंद्र सिंह की शरण स्थली भी इसको कहा जाता है। 1576 में मुगल सेनापति शाहबाज खान ने रावचंद्र सिंह को यह दुर्ग से छीन लिया था। ये जालोर दुर्ग की कुंजी इसको कहा जा सकता है। इसमें से 2 शाखे होते हैं साथियों। पहला शाखा बात करें तो 1508 में होता है, केसरिया सातलदेव और सोमदेव चौहान करते हैं, महिलाएं जौहर करती हैं। अलाउद्दीन खिलजी इसके ऊपर आक्रमण करता है और खेराबाद दुर्ग इसका नाम रख देता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट कौन सा था? दूसरा शाखा 1559 में होता है। कल्लाजी राय मलोथ है वो शासक रहते हैं। यहाँ पर से आक्रमण कौन रहता है? मोटा राजा उदय सिंह रहता है। अकबर के द्वारा ये भेजा जाता है, ठीक है। रणथंभौर दुर्ग के बारे में बात करें। रणथंभौर दुर्ग है साथियों सवाई माधोपुर के अंदर से आपको देखने को मिलेगा। ये गिरि दुर्ग, वन दुर्ग और एरन दुर्ग की श्रेणी में शामिल होता है। दुर्गादिराज दुर्ग इसको कहा जाता है साथियों। इसका जो निर्माण होता है 994 ईस्वी में होता है। रणथंभदेव के द्वारा इसका निर्माण करवाया जाता है। यह जो दुर्ग है रण और थंबन 2 पहाड़ियों के मध्य निर्मित होने के कारण यह रणथंभौर दुर्ग कहलाता है, ठीक है। अबुल फजल का एक कथन आता है साथियों कि सभी जो दुर्ग हैं वो नंगे हैं। ये जो दुर्ग है वो बख्तरबंद आपको देखने को मिलेगा। इस दुर्ग के अंदर से आपको क्या क्या देखने को मिलेगा? सबसे पहले बात करूँ, त्रिनेत्र गणेश मंदिर देखने को मिलेगा। पीर सऊदीन की दरगाह आपको देखने को मिलेगी। जोगी महल मिलेगा। जोरा भोरा का महल देखने को मिलेगा। हमीर की कचहरी देखने को मिलेगी। 32 खंभों की छतरी आपको देखने को मिलेगी। और एक और आ जाता है साथियों अधूरा सोपन छतरी है, वो भी आपको यहाँ पर से देखने को मिल जाएगी। और बात करें तो साथियों सबसे पहला जो शाखा होता है राजस्थान का वो यहीं पर होता है। राजस्थान का प्रथम शाखा यहीं होता है 1301 के अंदर से। आक्रमणकारी कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। केसरिया कौन करता है? हमीर देव चौहान करते हैं। और जौहर करता है वरंग देवी करती है, ठीक है। और हमीर देव की पुत्री ने यहाँ पर से क्या किया था साथियों? एकमात्र जल जौहर किया था, याद रखना। कौन से में? पद्म तालाब के अंदर से। राजस्थान का एकमात्र जल जौहर था, याद रखना। अलाउद्दीन खिलजी के 2 सेनापति थे, देखो इसमें से कौन कौन आता? एक आता है नुरसत खां, दूसरे का नाम आता है उल्गू खां। नुरसत खां क्या करता है साथियों? यहाँ पर से मारा जाता है। उल्गू खां है वो यहाँ पर से जिंदा रहता है, ठीक है। जलालुद्दीन खिलजी का एक कथन आता है, याद रखना, ऐसे 100 दुर्गों को मैं मुसलमानों के बाल के बराबर नहीं समझ सकता। अमीर खुसरो का कथन है क्या कि आज काफिरों का गढ़ इस्लाम का घर हो गया, ठीक है। इस लड़ाई के अंदर से आधुनिक उपकरण काम में लिए जाते हैं साथियों। देखो कौन कौन से आते हैं। एक आता है अनारदा, ये क्या था कि पत्थरों की वर्षा करने वाला था। दूसरा बात करें मगरनी आती, ये क्या था साथियों? ज्वलसिन जो पदार्थ है उसको फेंकने वाला था। मुख्य प्रवेश द्वार क्या था साथियों? उसका 9 लखा दरवाजा आपको देखने को मिल जाता है। 3 दरवाजों का समूह आपको देखने को मिलेगा। तोरण द्वार चौहान जाता है साथियों, त्रिपोलिया जयपुर की तरफ खुलेगा। और दूसरा बात करें तो साथियों क्या जाता है? दूसरा जाता है अंधेरी दरवाजा है, ये थोड़ा सा याद रखना। ये सारे के सारे दरवाजे याद रखना। आप आगे बात करते हैं अपन नागौर दुर्ग के बारे में। नागौर दुर्ग का जो निर्माण होता था साथियों केमास दुर्ग या फिर इसका कदमवास के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है 1154 के अंदर से। ये कलात्मक बादल महल है, ये भी याद रखना। दूसरा बात करें तो महाराजा बख्त सिंह के महल इसको कहा जाता है साथियों। शुक्र तालाब आपको देखने को मिलेगा जो अकबर के द्वारा बनाया गया था। अभय सिंह महल भी आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर से। अमर सिंह की वीरता का प्रतीक भी आपको यहाँ पर से देखने को मिल जाता है। आगे बात करते हैं तारागढ़ दुर्ग बूंदी के बारे में। तारागढ़ दुर्ग के बारे में बात करें तो साथियों तारे की आकृति होने के कारण तारागढ़ दुर्ग कहलाता है। इसका जो निर्माण होता है वो 1354 में होता है। बरसिंह हाड़ा के द्वारा इसका निर्माण करा जाता है। रंगशाला चित्रशाला इसमें से आपको देखने को मिलता है जिसका निर्माण उमेद सिंह ने करवाया था। भित्ति चित्रों का स्वर्ण इसको कहा जाता है साथियों। तोप है कौन सी? गर्भ गुंजन आती है और महाबल्ला आती है साथियों। एक बुर्ज आते साथियों जिसमें से नाम आता है उसका भीम बुर्ज आपको देखने को मिलेगा। रूपयार्ड किपलिंग का कथन है कि ये दुर्ग है ये भूत प्रेतों के द्वारा बनाया गया है। और 84 खंभों की छतरी भी आपको यहाँ पर से देखने को मिल जाती है। अब बात करते हैं राजस्थान के प्रमुख मंदिरों के बारे में साथियों। मंदिरों का जब जिक्र होता है तो साथियों मंदिरों की प्रमुख शैलियों के बारे में बात करें तो आपको 3 शैलियाँ देखने को मिलेगी। कौन कौन सी? एक तो नागर शैली,
दूसरा बेसर शैली और तीसरा द्रविड़ शैली। नागर शैली के बारे में बात करें तो उत्तर भारत के मंदिर शामिल होते हैं, जिसमें से बात करें उत्तर भारत में ऊंचे चबूतरे पर बना होगा, गर्भ में एक मूर्ति होगी, परिक्रमा के लिए मार्ग होगा और महामारू शैली उसको कह सकते हैं, स्क्यूब शैली। दूसरा बात करें साथियों बेसर शैली है, ये मध्य भारत की शैली मानी जाती है। ये याद रखना, बेसर शैली के अंदर से क्या होता है कि नागर शैली द्रविड़ शैली का संयुक्त रूप आपको देखने को मिलेगा, जिसको बेसर शैली कहते हैं। द्रविड़ शैली के बारे में बात करें तो साथियों दक्षिण भारत के मंदिर आपको देखने को मिलेंगे, कई मंजिलों में बने होते हैं, जिसमें से कई जलकुंड अनेक मंदिर मिलेंगे और देवरिया अनेक कक्ष आपको देखने को मिलेंगे। ऊपर का जो भाग होगा वो पिरामिड जैसा होगा और नीचे का जो आकार होगा वो वर्गाकार आपको देखने को मिलेगा, और जो मध्य का भाग होगा साथियों गुंबदाकार रहेगा। प्रवेश द्वार है वो बहुत बड़ा होगा, जिसे क्या कहते हैं साथियों गोपुरम कहा जाता है। ठीक है, आगे बात करें देखो प्रतिहार काल में जो मंदिर बने उन मंदिरों को प्रतिहारकालीन मंदिर कहने लग गए थे। 8वीं से लेकर 12वीं शताब्दी तक इन शैलियों को महामारू शैली या फिर नागर शैली कहा जा सकता था। प्रमुख स्थल में बात करें तो मंडोर, भीनमाल, ओसिया ये उपशैली आपको देखने को मिल जाती हैं। प्रमुख मंदिरों के बारे में बात करें तो ओसिया जोधपुर में सूर्य मंदिर, हरिहर मंदिर, महावीर स्वामी का मंदिर आपको देखने को मिल जाते हैं। ये या तो भगवान सूर्य को या फिर भगवान विष्णु को समर्पित रहते हैं। कुंभस्वामी मंदिर के बारे में बात करें तो साथियों कुंभस्वामी मंदिर आ जाता है कलिका माता का मंदिर है। ये कुंभस्वामी मंदिर है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में आपको देखने को मिल जाता है। आभानरी मंदिर है वो दौसा में आपको देखने को मिलेगा। एक दधिमती माता का मंदिर है वो गोठ मांगलोद नागौर में आपको देखने को मिल जाता है। आगे बात करें तो जगत अंबिका माता का मंदिर है साथियों जगत उदयपुर में आपको देखने को मिलेगा, जिसको मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है। सास बहू का जो मंदिर है वो नागदा उदयपुर में आपको देखने को मिलेगा। हर्ष का जो मंदिर है वो हर्ष की पहाड़ियाँ सीकर में आपको देखने को मिलेगा। समिदेश्वर मंदिर है वो चित्तौड़गढ़, मोकल मंदिर इसको कहा जाता है साथियों। सच्चाई माता ओसिया में आपको देखने को मिलेगा। देलवाड़ा का जैन मंदिर है आबू पर्वत सिरोही में आपको देखने को मिलेगा। किराड़ू के शिव मंदिरों के बारे में बात करें तो किराड़ू बाड़मेर में आपको देखने को मिलेगा, जिसको राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। राजस्थान में प्रतिहारकालीन महामारू शैली में निर्मित अंतिम मंदिर माना जाता है, याद रखना है। नेक्स्ट बात करें तो प्रतिहारकालीन है, इसमें से महामारू शैली जो 8वीं से लेकर 12वीं सदी के मध्य आपको देखने को मिलेगी। प्रमुख के अंदर बात करें तो भीनमाल, मंडोर और ओसिया आपको देखने को मिल जाते हैं। भगवान विष्णु और सूर्य को समर्पित रहेंगे। जो मंदिर विष्णु और सूर्य को समर्पित नहीं उन मंदिरों को शैली में मारू गुजर प्रतिहार शैली आपको देखने को मिल जाती है। राजस्थान के गुप्त काल के बाद में मंदिरों के बारे में बात करते हैं। देखो सबसे पहले 300 से लेकर 700 ईसा पूर्व तक ईस्वी तक बात करते हैं। कनसवा का शिव मंदिर कनसवा गांव कोटा में आपको देखने को मिलेगा। 4 चौमा मंदिर शिवालय है, ये कोटा में देखने को मिलेगा। दर्रा का शिव मंदिर कोटा झालावाड़ मार्ग पर आपको देखने को मिलेगा। दूसरा बात करें शीतलेश्वर मंदिर है झालरापाटन झालावाड़ में आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं अपन पंचायतन शैली के बारे में साथियों। एक मंदिर में 5 मूर्तियां और एक मूर्ति मुख्य गर्भ में तथा चारों मूर्तियां चारों दिशाओं में निर्मित होती है, जैसे इस प्रकार से आपको दिखा रखा है। एक मूर्ति तो ये हो गई, इसका इस तरफ मुंह, इसका इस तरफ से मुंह, एक इस तरफ से मुंह, इस तरफ से मुंह, इस 5 मूर्तियां हो गई, एक मीन में आ गई, तो ये आ जाती है चौमुखा मंदिर इसको कहा जाता है साथियों। मैंने रूप से बात करूँ तो रणकपुर जैन मंदिर इस शैली में बने हुए हैं। ओसिया का सूर्य मंदिर भी इसी शैली में बना हुआ है। जगदीश मंदिर सपनों में बना हुआ मंदिर इसको कह सकते हैं। जगन्नाथ स्वप्न मंदिर या फिर स्वप्न संस्कृतियों में बना हुआ मंदिर इसको कहा जाता है। रंगनाथ जी का मंदिर है, ये पुष्कर में आपको देखने को मिलेगा, जो द्रविड़ शैली में बना हुआ है। आगे बात करते हैं अपन सूर्य मंदिर के बारे में। बात की जाए सूर्य मंदिर के बारे में तो राजस्थान में प्राचीन काल में सूर्य पूजा का सर्वाधिक प्रचलन दक्षिण राजस्थान में आपको देखने को मिलेगा। कलिका माता का मंदिर के बारे में बात करें तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में आपको देखने को मिलेगा। प्रतिहारकालीन महामारू शैली में बना हुआ है साथियों। 783 में बना हुआ था। मूलतः यह सूर्य मंदिर है, यह राजस्थान का सबसे प्राचीनतम सूर्य मंदिर है, ये भी याद रखना है। वैष्णव मंदिरों या फिर पद्मनाभ मंदिरों के बारे में बात करें तो साथियों आपको गांव में मिलेंगे, झालावाड़ में देखने को मिलेंगे। झालावाड़ घंटियों का शहर इसको कहा जाता है साथियों। उपनाम बात करें तो 7 शैलियों का मंदिर इसको कहा जाता है। टोड का कथन है कि यह 4 भुजानाथ मंदिर का चंद्रभागा मंदिर नदी के किनारे स्थित माना जाता है साथियों, ये याद रखना। और बात करें तो शिव की तांडव करते हुए की प्रतिमा आपको देखने को मिल जाती है। विष्णु व शिव की प्रतिमा भी आपको यहाँ पर से देखने को मिल जाएंगी। आगे बात करें तो साथियों कौन सा आता है, गंगासर सूर्य मंदिर है, ये गंगासर चित्तौड़गढ़ में आपको देखने को मिलेगा। अब देवी का मंदिर आपको देखने को मिल जाता है। दूसरा बात करें तो साथियों ओसिया जोधपुर में स्थित पंचायतन शैली में निर्मित सूर्य मंदिर है, ये याद रखना। राजस्थान का भुवनेश्वर इसको कहा जाता है। बूढ़ातीत का सूर्य मंदिर है कोटा में साथियों। गुप्तकालीन सूर्य मंदिर इसको कहा जाता है साथियों। गलता जी का सूर्य मंदिर है, ये जयपुर में है, गलता जी की पहाड़ी पर बना हुआ है। वर्मा जी के मंदिरों के बारे में बात करें तो सबसे पहले आपको पुष्कर में देखने को मिलेगा। विश्व का एकमात्र वर्मा जी का मंदिर है, जहाँ पर से विधिवत रूप से पूजा की जाती है। टोड ने इस मंदिर का क्रॉस का चिन्ह देखकर इस मंदिर का वर्णन किया था, याद रखना। निर्माण क्या है अभी तक इसका अज्ञात है, याद रखना। वर्तमान स्वरूपदाता कौन है साथियों, गोकुलचंद पारीक ने इसको दिया था, ठीक है।
नेक्स्ट बात करते हैं छींच गांव, बांसवाड़ा में आपको देखने को मिलेगा। और बात करें तो जो ब्रह्मा जी के मंदिर आपको बांसवाड़ा में, बाड़मेर में, जालौर में, नागौर में इस प्रकार से देखने को मिल जाते हैं। अब बात करते हैं मीराबाई के मंदिरों के बारे में। कुड़की गांव पाली में आपको देखने को मिलेगा। मेड़ता सिटी नागौर में भी आपको देखने को मिलेगा, जिसको करसन मंदिर, चार भुजा मंदिर या फिर मीरा मंदिर कहा जाता है साथियों। इसके जो पुजारी होते हैं वो चमार जाति का होता है, याद रखना है मेड़ता सिटी वाले का। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में करसन मंदिर या फिर मीरा मंदिर इसको कह सकते हैं साथियों। उसका जो निर्माण होता है वो राणा सांगा ने इसका करवाया था। हरिहर मंदिर बात करें तो साथियों कैलाशपुरी गांव उदयपुर में है। इसको मीरा मंदिर भी कहा जाता है साथियों। इसका जो निर्माण होता है वो कुंभा ने करवाया था। जगत शिरोमणि मंदिर है, यह आमेर में है, याद रखना। इसका जो निर्माण है वो कनकावती के द्वारा किया जाता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो किराड़ू के शिव मंदिरों के बारे में बात करें तो किराड़ू बाड़मेर में आपको देखने को मिलेंगे। राजस्थान का खजुराहो इसको कहा जाता है। भगवान शिव और विष्णु की पूजा यहाँ पर से देखने को मिल जाती है। प्रतिहार कालीन है, महामारू शैली में और के अंतिम मंदिर माना जाता है, याद रखना है, ठीक है। दूसरा बात करें तो सोमेश्वर मंदिर नागर शैली का है, ये भी याद रखना है। बंडेवरा शिवालय बात करें तो रामगंज 12 में आपको देखने को मिल जाता है। हाड़ौते का खजुराहो इसको कहा जाता है, राजस्थान का दूसरा खजुराहो, राजस्थान का मिनी खजुराहो इसको कहा जाता है। और टूटा फूटा शिवालय है, ये भी याद रखना है, बंडेवरा वाला। जगत अंबिका माता का मंदिर के बारे में बात करें तो जगत गांव उदयपुर में आपको जाता है। मेवाड़ का खजुराहो इसको कहा जाता है। शीतलेश्वर मंदिर के बारे में बात करें तो साथियों कहाँ पर है, इसका अन्य नाम आ जाता है साथियों चंद्र मौलीश्वर मंदिर, जो झालरा पाटन में है। राजस्थान की तिथियुक्त देवालय के सबसे प्राचीनतम मंदिर भी माना जाता है। प्रतिहार कालीन महामारू शैली का है। इसका निर्माण है वो 689 ईस्वी के अंदर से करवाया था, राजा दुग्गन के मंत्री द्वारा करवाया था, ठीक है। बात करें इसका जो वापक ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था, ये बोल सकते हो। आगे बात करते हैं सहस्त्र बाहु का मंदिर या फिर सहस्त्र बाहु का मंदिर के बारे में बात करें तो नागदा उदयपुर में आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। सबसे पहले बात करें, देखो खुमान रासो के देवरा के बारे में बात करें तो ये भगनावेश जैन मंदिर है। दूसरा बात करें, देखो सास बहू वाले मंदिर के बारे में। सास का छोटा मंदिर है और बहू का, सास का बड़ा मंदिर है और बहू का सास का तो सॉरी बड़ा मंदिर है और जो बहू है उसका मंदिर छोटा आपको देखने को मिल जाता है। कहाँ पर है ये, नागदा में देखने को मिल जाता है और काल भोज बप्पा रावल के काल में बना हुआ था। विशेषताएं क्या साथियों, इसके अंदर से रामायण और महाभारत चित्रित आपको देखने को मिलेगी। प्रतिहार कालीन महामारू शैली से बना हुआ है और भगवान विष्णु को समर्पित है। आगे बात करते हैं एकलिंगनाथ जी का मंदिर या फिर लकुलिश मंदिर के बारे में बात करें, देखो साथियों कैलाशपुरी गांव उदयपुर में आपको देखने को मिलेगा। राजस्थान में स्थित है। पाशुपत लकुलिश संप्रदाय का एकमात्र मंदिर है, याद रखना। हरित ऋषि की प्रतिमा भी यहाँ पर से आपको देखने को मिल जाएगी, जिसका निर्माण 734 ईस्वी काल भोज ने करवाया था, ठीक है। आगे बात करें तो चतुर्मुखी शिवलिंग है यहाँ पर से, राजस्थान का एकमात्र है, याद रखना। प्रमुख जो मेले हैं वो यहाँ पर से कब बढ़ता है, महाशिवरात्रि को, फागुन कृष्ण तृतीया मतलब त्रयोदशी को बढ़ता है। आगे बात करें तो ध्वजा की रस्म आती है, वो चैत्र अमावस्या को होती है। इस मंदिर में हीरो का नाग चढ़ाया जाता है। मेवाड़ का शाही परिवार है वो चढ़ाता है यहाँ पर से। गोहिल वंश का कुल देवता भी माने जाते हैं। मेवाड़ के महाराणा इसके दीवान कहलाते हैं। राजस्थान में भगवान शिव का सबसे बड़ा मंदिर भी यही माना जाता है। भगवान शिव की प्रतिमा काले पत्थर की बनी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं रणकपुर मंदिर के बारे में या फिर चौमुखा जैन मंदिरों के बारे में बात करें तो साथियों कहाँ पर से नाम आता है, समदड़ी के निकट पाली में बने हुए साथियों। इसका जो निर्माण करवाया जाता है धरणक शाह कुंभा के मंत्री थे, उनके द्वारा करा जाता है। इसका जो वास्तुकार है वो देवा और देपाक आपको बोल सकते हैं। 1444 खंभों पर निर्मित बना हुआ जाता है। प्रत्येक खंभा अद्वितीय जाता है साथियों, पंचायत शैली में बना हुआ है और खंभों का अजायब घर इसको कहा जाता है साथियों। कवि में क्या कहते हैं साथियों, देखो त्रिलोक दीपक प्रसाद मंदिर कहा था। यह मथाई और मघाई नदी के किनारे है, याद रखना। विमल सूरी के द्वारा नीलिनी गुलम विमान की संज्ञा दी थी। श्रीनाथ जी के मंदिरों के बारे में बात करें तो साथियों सियाड़ नाथ द्वारा राजसमंद में आपको देखने को मिलते हैं। अंबानी परिवार के कुल देवता माने जाते हैं। बनास नदी के किनारे हैं, ये भी याद रखना। NH 8 के किनारे ये बने हुए हैं। निर्माण है साथियों 1671 से लेकर 1672 में महाराणा राज सिंह के काल में इसका निर्माण होता है। मूर्ति काले पत्थर की पर उत्कीर्ण है, याद रखना। ये जो मूर्ति है ये वृंदावन से गोविंद और दामोदर द्वारा लाई गई थी। वल्लभ संप्रदाय को ये प्रमुख पीठ मानी जाती है। भगवान कृष्ण के बाल रूप की पूजा होती है यहाँ पर से। दिन में 8 बार पूजा की जाती है। श्री कृष्ण और श्रीनाथ अपन बोल सकते हैं इनके बारे में, ठीक है। अन्नकूट महोत्सव के बारे में बात करें तो साथियों जिसको भीलों की लूट कहा जाता है, कार्तिक शुक्ल फेस्ट के अंदर से होती है साथियों। यहाँ के जो फेमस हैं सांझियाँ और पिछवाइयों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है और इसको हवेली कहते हैं इनके मंदिर को, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं आभूषणों के बारे में। आभूषणों के बारे में जब चर्चा होती है तो सबसे पहले बात करते हैं तो दांत के आभूषण अपन देख लेते हैं। सबसे पहले बात करें देखो
चुप चुप रख, इसका मतलब ये ट्रिक आ जाती है तो चुप आ जाती है, और रखना रहता है सोने और चांदी की प्लेट होती है, ये याद रखना। कमर के आभूषणों के बारे में बात करें तो देखो कौन कौन से हैं, कंदोरा, कंदूरी, करधनी, कर्णिधि, कोडेरू, तगड़ी, तागड़ी, ठीक है, तागड़ी है, और जंजीर रहते हैं, ये सारे के सारे कमर के आभूषण आपको देखने को मिलेंगे। और शीश में गोफण, तावीद, और ये सारे के सारे आपको देखने को मिल जाते हैं। एक और मिलेगा दामिनी मिलेगा, घर का नाम सांकली, हाकल, शीश फूल, टिक्को, टिक्को, भड़को, टिड्डी, टिक्का, रखड़ी, बोर, बोरला, मांड, मांग टिक्का, सुरमंगा जाता है, मेमद, और चूड़ा रत्न आभूषण शीश के फूल आभूषण को बोला जाता है, ये थोड़ा सा याद रख लेना। आगे बात करते हैं नाक के आभूषणों के बारे में, तो कौन कौन से, फीणी, लौंग, नथ, नेसरी, लटकन, बांका, बरी, कांटा, चुन्नी, चौंप, ये सारे के सारे नाक के आभूषण आपको देखने को मिलेंगे। पैर की अंगुलियों के बारे में बात करते हैं, कौन से, फोल्डी, फोल्डी, बिछिया, सुहाग का जो प्रतीक होती है, गौर होती है साथियों, हथपान, ठीक, हथपान, पगपान आपको याद रख लेना साथियों। आगे बात करते हैं देखो पैर की कलाई के आभूषणों के बारे में, पैर की कलाइयों के आभूषणों के बारे में बात करें तो लंगर, नेवरी, आंवला, झांझर, टाका, पाजे, पायल, कड़ा, लच्छा, नुपुर, टिड्डो, रमझोड़े, सारे के सारे साथियों पैर की कलाई के आभूषण हैं। गले के आभूषणों के बारे में बात करें, तिमणिया, मांदड़िया, चेन, टुस्सी, मंगलसूत्र, नेकलेस, हार, माला, ये सारे के सारे साथियों आपको देखने को मिलेंगे। दूसरा बात करें साथियों देखो, जिस आभूषण के पीछे हार या फिर माला शब्द आए ना तो याद रखना वो गले का होगा, जैसे चंद्रहार, चंद्रहार, रानी हार, ठीक है, हंसहार, मोहनमाला, कंठमाला, मटरमाला, वरमाला, चंपाकली, ठीक है। दूसरा बात करें पंचलड़ी, मंडली, हंसली, बड़ा, तुलसी, जंजीरें, हालरो, खुलागाली, ये सारे के सारे आपको कहाँ पर मिलेंगे साथियों, गले के आभूषण। कान की तरफ बात करते हैं, कान के बारे में बात करें तो झुमका, बाड़ी, झेला, झोले, झोला, जेमला, कर्णफूल, फूल झुमका, टोडी फूल, टॉप्स, बुचरिया, सरिया, ये सारे के सारे आपको देखने को मिलेंगे। आगे बात करते हैं देखो साथियों हाथ के आभूषणों के बारे में बात करें तो देखो हाथ के अंगुलियों के आभूषण पर बात करते हैं। सबसे पहले छल्ला, अरसी, मंदनी, हथपान, अंगुली और बेठी, ये सारे के सारे अंगुलियों के हैं। हाथ की कलाई के आभूषण में बात करें तो चूड़ा, चूड़ियाँ, राखी, मोली, नोगरी, और दूसरा बात करें तो काकनी, बरगड़ी, कड़ा, चंटा, और दूसरा गजरा, ये सारे के सारे आपको हाथ की जो कलाई है उसके आभूषण आपको देखने को मिलेंगे। बात करते हैं अपन बाजूबंद के बारे में, बाजूबंद, भुजबंद आपको देखने को मिलेगा, भुजबंद को भी टड्डा, टड्डा, बट्टा आपको देखने को मिलेगा, तकिया, अनत, अणद, आरत, हाथ, पान, गजरा, ये सारे के सारे आपको हाथ के बाजू के आभूषण मिलेंगे। कुछ आभूषण दो दो जगह पहने जाते हैं, जैसे जंजीर है ये कमर में भी पहनी जाती है और गले में पहनी जाती है। कड़ा है वो साथियों हाथ की कलाई में पहना जाता है, पैर की कलाई में पहना जाता है। गजरा है हाथ की कलाई और बाजू का आभूषण दोनों का आपको देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं राजस्थान के प्रमुख महलों के बारे में। प्रमुख महलों का जब जिक्र होता है तो सबसे पहले किसका नाम आएगा साथियों, ये आएगा विजय मंदिर पैलेस के बारे में। ये कहाँ पर है, अलवर में है, विजय सागर झील के किनारे है, जहाज की आकृति का निर्मित है साथियों। 1918 में इसको बनाया गया था, महाराणा जय सिंह ने करवाया था इसका निर्माण। आगे बात करें अलवर का लेक पैलेस। अलवर का जो लेक पैलेस है साथियों कहाँ पर है, सिलीसेट महल अलवर में आपको देखने को मिलेगा। इसका निर्माण है महाराजा विनय सिंह ने करवाया था। सावन भादो के मेले में बात करें तो शाहबाद दुर्ग 12 में आपको देखने को मिलेगा। सावन और भादो के बारे में बात करें तो अचलगढ़ दुर्ग सिरोही में है, याद रखना। कुंभा और उदा के पत्थर की मूर्तियां यहाँ पर से आपको देखने को मिलेंगे। एक थम्बिया महल डूंगरपुर में आपको देखने को मिलेगा, मूलतः 3 मंजिला है, शिव मंदिर है यहाँ पर से। निर्माण शिवनाथ सिंह ने इसका करवाया था। गेब सागर के किनारे जूनागढ़ महल भी इसके किनारे आपको देखने को मिल जाता है। एक थम्बा महल जिसको प्रहरी मीनार भी कहा जाता है साथियों, मंडोर जोधपुर में है, याद रखना। एक खंबे पर निर्मित है। निर्माण किसने करवाया, महाराणा अजीत सिंह के द्वारा करवाया जाता है। नेक्स्ट बात करें बिजोलाई का महल जोधपुर में आपको देखने को मिलेगा। महाराणा तख्त सिंह के शिकार गृह के रूप में इसका निर्माण करवाया जाता है। राई का बाग के पैलेस के बारे में बात करें तो जोधपुर में है। निर्माण हाड़ी रानी जसवंत ने करवाया था 1883 में। दूसरा बात करें अजीत भवन पैलेस है, जोधपुर में है। निर्माण मारवाड़ के प्रधानमंत्री अजीत सिंह ने महाराणा हनुमंत सिंह के लिए निर्माण करवाया था। देश का प्रथम हेरिटेज होटल था, याद रखना। उमेद भवन पैलेस के बारे में बात करें जो भी जोधपुर में है। निर्माण महाराजा उमेद सिंह ने इसका अकाल राहत कार्य के लिए करवाया था। कब करवाया था, 1928 से 1940 में पूर्ण होता था। इसका अन्य नाम चित्तर महल जाता है, ठीक है। घंटियों का संग्रहालय इसके भी माना जाता है और इसमें से विश्व का सबसे बड़ा जो आवासकारी महल है वो भी बना हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों बादल महल के बारे में।
बादल महल के बारे में चर्चा करें तो सबसे पहले नाम आता है बादल महल। कहाँ से? कुंभलगढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़ में है। 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म यहाँ पर से होता है। जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में है। सोने चांदी के काम के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। एक आ जाता है साथियों नागौर दुर्ग में भी है आपको बादल महल, जो कलात्मक बादल के रूप में कहलाता है। सोनार दुर्ग में भी आपको जैसलमेर में देखने को मिलेगा। राजस्थान का सबसे बड़ा माना जाता है बादल महल यहाँ पर से। आगे बात करें ताजिया टावर है, ये 1530 में बनाया हुआ है, याद रखना। आगे बात करते हैं अपन हवा महल के बारे में, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। जयपुर में है, जिसका निर्माण 1799 में सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। 5 मंजिल का है। वास्तुकार इसका लालचंद उस्ता है। कृष्ण के मुकुट के समान इसका आकृति आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, लाल पत्थरों से बना हुआ। इसके 953 वो खिड़कियां हैं। जाली और झरोके हैं 353 आपको देखने को मिल जाते हैं। 5 मंदिर सबसे पहले बात करें तो देखो साथियों, हवा मंदिर है पहले, पांचों ऊपर वाला। जैसे ही हवा आएगी, हवा के बाद में साथियों दूसरा जाता है प्रकाश आता है। हवा और प्रकाश दोनों जैसे ही आएंगी तो एक विचित्र आपको देखने को मिलेगा, तो विचित्र मंदिर जाता है। ठीक है, विचित्र मंदिर के बाद दूसरा जो होता है रत्न मंदिर आता है, और बाद में लास्ट में शरद मंदिर आता है। 500 के बारे में थोड़ा सा याद रख लेना। एक हवा महल अपने खेतड़ी में भी है, याद रखना, जिसको खेतड़ी का हवा महल कहते हैं साथियों। शेखावाटी का हवा महल भी इसको कहा जाता है। ठीक है, निर्माण किसने करवाया? महाराणा भूपाल सिंह के द्वारा करवाया गया था। एक हवा महल कोटा में भी है साथियों, जिसका निर्माण महाराव राम सिंह सेकंड के द्वारा करवाया गया था। आगे बात करते हैं अपन मुबारक महल के बारे में। मुबारक महल के बारे में चर्चा करें तो साथियों किसने करवाया था? महाराव राम सिंह सेकंड के काल में होता है साथियों। यहाँ पर ये रहा मुबारक महल। चंद्र महल सिटी पैलेस आ जाता है साथियों, कहाँ पर है? ये जयपुर में आपको देखने को मिलेगा। यह हिंदू शैली में बना हुआ है, या फारसी और मुस्लिम शैलियों से भी बना हुआ है, ये भी याद रखना है। ठीक है, आगे बात करें, देखो 2 मंजिला आपको देखने को मिलेंगे। ये तो साथियों ये मुबारक महल है, देखो ये आपको अलग देखने को मिलेगा। और यहाँ पर से देखो 2 मंजिला आपको महल देखने को मिलेगा। एक महकमा एक खास आएगा और दूसरा पोथीखाना आएगा। सबसे पहले इसका जो निर्माण होता है सवाई माधो सिंह सेकंड के समय होता है साथियों। 900 ईस्वी में अतिथियों के ठहरने के लिए इसका निर्माण कर देता है। मुबारक महल एक अपना टोंक में भी आपको देखने को मिलेगा, जिसका निर्माण वजीरुद्दौला द्वारा करवाया गया था। बकरे ईद पर इस महल में ऊँट की बलि दी जाती है। ठीक है, आगे बात करें तो सवाई जयसिंह को सवाई की उपाधि औरंगजेब द्वारा दी जाती है, ये भी थोड़ा सा याद रख लेना। अब बात करते हैं अपने चंद्र महल या फिर सिटी पैलेस के बारे में साथियों। ये जो राजस्थान का सबसे बड़ा महल है, याद रखना। ठीक है, इसके ऊपर वाला जो हिस्सा है ये वाला, इसमें से माणक महल या फिर मोती महल इसको कहा जाता है साथियों। उदयपुर के अंदर से पिछोला झील के किनारे स्थित आपको देखने को मिलेगा। इसकी जो नींव होती है ये 1559 में होती है महाराणा उदय सिंह के द्वारा। इसमें से आपको नवचौकी महल महाराणा उदय सिंह के द्वारा बनाया गया है। साथ ही बात करें तो मेवाड़ के महाराणाओं का राज तिलक यहाँ पर से होता था। राय अंगन का महल भी आपको देखने को मिलेगा। कृष्ण कुमारी महल भी आपको देखने को मिलेगा। साथ ही बात करें तो दिल सुख महल है, वो भी आपको देखने को मिलेगा। फर्ग्यूसन ने उदयपुर के चंद्र महल की तुलना विंडसर महलों से की थी, ये भी थोड़ा सा याद रख लेना। चंद्र महल या फिर सिटी पैलेस के बारे में बात करते हैं। देखो ये कहाँ पर है साथियों? ये जयपुर में आपको देखने को मिलेगा। इसका जो निर्माण करवाया जाता है, कौन करवाता है? सवाई जयसिंह ने अपने शिल्पी विद्याधर भट्टाचार्य के द्वारा निर्माण करवाया गया था। 7 मंजिला है, याद रखना है। ठीक है, इसको सर्वत्र भद्र या फिर मुकुट मंदिर भी इसको कहा जाता है साथियों। ठीक है, इसमें से आपको महकमा या फिर साथ ही बात करें पोथीखाना, शस्त्रागार और दीवाने खास आपको देखने को मिलेंगे। ये मुबारक महल में ऊपर वाले। आगे आता है साथियों सज्जनगढ़ पैलेस या फिर दुर्ग, इसको बोल सकते हो, उदयपुर में है। ठीक है, दूसरा बात करें तो साथियों देखो उदयपुर के मुकुटमणि भी इसको कहा जाता है साथियों। आगे बात करें इसका जो निर्माण होता है वाणी विलास महल इसमें देखने को मिल जाता है। साथ ही बात करें तो इसको मानसून पैलेस भी कहते हैं। गुलाबबाड़ी महाराणा फतेह सिंह ने करवाया था इसका निर्माण, ये थोड़ा सा याद रखना। अब बात करते हैं राजस्थान के जल महलों के बारे में। राजस्थान में जल महल है साथियों, 2 आपको देखने को मिलेंगे। एक तो जयपुर में मिलेगा और दूसरा आपको डीग में देखने को मिलेगा। जल महल रजतपुर के बारे में बात करें तो देखो इसका जो निर्माण होता है सवाई जयसिंह के द्वारा करवाया जाता है। चमेली महल भी इसको कहते हैं साथियों, इसमें से सर्वश्रेष्ठ है, याद रखना। और दूसरा बात करें तो साथियों इसमें से देखो क्या आता है, गर्भावती नदी को रोक कर यहाँ पर से मानसरोवर झील में इसका निर्माण किया गया है, ये थोड़ा सा याद रख लेना। आगे बात करें तो देखो डींग के जो जल महल हैं उसमें से भरतपुर में आपको देखने को मिलेंगे। अभी वर्तमान में कहाँ पर है साथियों? ये डींग में है, और इसको जल महलों की नगरी भी कहा जाता है साथियों। राजस्थान के प्रसिद्ध जल महल आपको यहाँ पर से देखने को मिलेंगे। राजस्थान का प्रसिद्ध जल महल जिसका नाम आ जाता है गोपाल जल महल है, वो भी आपको देखने को मिलेगा, जिसका निर्माण है साथियों महाराजा बदन सिंह ने करवाया था। और साथ ही बात करें तो महाराजा सूरजमल ने भी इसका निर्माण करवाया था। आगे बात करते देखो अकबर के मरगिया महलों के बारे में। रूपावास भरतपुर में आपको देखने को मिलेंगे। दूसरा बात करें तो गोपाल महल करौली में भी है, याद रखना। सुख महल है वो बूंदी में आ जाता है साथियों, जेत सागर के किनारे है, ये थोड़ा सा याद रखना। अबेड़ा महल है चंबल नदी के किनारे कोटा में आपको देखने को मिलेगा। चित्रशाला या रंगशाला है तारागढ़ बूंदी में आपको देखने को मिलेगा, जो भित्ति चित्रों का स्वर्ग इसको कहा जाता है, थोड़ा सा याद रख लेना। माचिंद महल है यह राजसमंद में आपको देखने को मिलता है।
बात करें अपन रूठी रानी के महलों के बारे में तो तारागढ़ दुर्ग की तलहटी अजमेर में है, दूसरा मंडलगढ़ दुर्ग भीलवाड़ा में है, तीसरा यशोदा देव की पट शिवालय भीलवाड़ा में है, और एक सज्जनगढ़ की तलहटी उदयपुर में। ये सारे के सारे साथियों क्या है, रूठी रानी के महल हैं। आगे बात करते हैं अपन वाद्य यंत्रों के बारे में। वाद्य यंत्रों के बारे में बात करें तो सबसे पहले 4 प्रकार के होते हैं। देखो साथियों, कौन कौन सा? तत्व वाद्य यंत्र होता है, दूसरा सुशिर वाद्य यंत्र होता है। ठीक है, सबसे पहले बात करें तत्व वाद्य यंत्र, जो स्वरों की उत्पत्ति तारों से होती है। सुशिर वाद्य यंत्र, जिसको फूंक मारने से क्या होता है, स्वरों की उत्पत्ति होती है। एक बात करें तो साथियों, गज के द्वारा बनाए जाते हैं। गज किस प्रकार से होता है साथियों? देखो इस प्रकार से अपने पास में से गज होता है, जिसमें से तार लगे रहते हैं, जो यहाँ पर से क्या होते हैं, बकरे की आंत के तार होते हैं। ठीक है, साथ ही बात करें तो यहाँ देखो एक चीज, इसमें से घोड़े की पूंछ के बाल भी प्रयोग होते हैं। तत्वाद्य यंत्रों के बारे में बात करें तो देखो साथियों, कौन सा आएगा, एक ट्रिक है इसमें से, कौन सी ट्रिक आएगी? देखो, रावण की एक सासू गुजरी पंगु थी। इस ट्रिक के बारे में बात करें तो देखो कौन सा आएगा, रा से रावण जाता है, रावण हत्ता जाता है, एक से एक इकतारा आ जाता है, सा से सारंगी जाता है साथियों, सू से सूरी दिया जाता है, गुजरी से गुजरी आ जाता है साथियों, और पंगु के बारे में बात करें तो अपंग भपंग आ जाते हैं साथियों। दुख से बात करें तो दुखाको आ जाती है, काम से कामाइचा आ जाते हैं, सू से सुरमंडल आ जाते हैं साथियों, रब से रबाज आ जाती है, और रब से बात करें तो सब नाम आता है रबाब आती है, और एक जैसे जंतर आ जाती है साथियों, तंदूरा से तंदूरा आ जाती है। अब बात करें देखो साथियों, सबसे पहले रावण हत्या के बारे में, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट। रावण हत्या के बारे में बात करें तो नारियल की खोल के पर बकरे की चमड़ी से निर्मित होता था साथियों। यह अत्यधिक प्राचीन वाद्य यंत्र है, याद रखना। इसे गज से बजाया जाता है, ये याद रखना। रामदेव जी के जो रामदेव जी और बाबू जी के जो फड़ हैं, उसके लिए क्या करते हैं देखो साथियों, कामड़िया जाति के जो भोपे होते हैं उनका प्रयोग करते हैं। ठीक है, और इधर बात करें पाबू जी के तो नायक जाति के जो भोपे हैं वो इनका प्रयोग करते हैं। किसका? रावण हत्या का प्रयोग किया जाता है। आगे बात करते हैं सारंगी, सभी तत्ववाद्य यंत्रों में से सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। ठीक है, यह सुरीलिया वाद्य यंत्र है, याद रखना। और सागवान की लकड़ी से बना होता है। लंगा जाति के लोग इसको बजाते हैं। गुजराती सारंगी और सिंधी सारंगी थोड़ी सी फेमस मानी जाती है, और इसमें 27 तार होते हैं, याद रखना। कामाइचा के बारे में बात करें, कामाइचा के बारे में बात करें तो सारंगी की रानी इसको कहा जाता है। रावण हत्या और सारंगी का संयुक्त रूप होता है, याद रखना। मांगिया आर जो जाति के लोग हैं उनके द्वारा बजाता है, और ईरानी वाद्य यंत्र थोड़ा सा ये याद रखना है। नेक्स्ट बात करें जंतर वाद्य यंत्र के बारे में। जंतर क्या है साथियों? वीणा वाद्य यंत्र का आरंभिक रूप माना जाता है। देवनारायण जी की फड़ और जो गुजर जाति के भोपे हैं इसका प्रयोग करते हैं। बपंग के बारे में बात करें तो डमरू की आकृति के समान होता है। जहूर का मेवाती और नाम आता है उबर फारूक मेवाती हैं, इसके प्रसिद्ध कलाकार माने जाते हैं। अलवर के जोगी जाति के लोग इसको ज़्यादा उपयोग करते हैं। आगे बात करते हैं एकतारा, सबसे प्राचीन चारों में से एक माना जाता है। कौन सा? एकतारा। आगे बात करें तो मीराबाई तथा नारद जी का संबंध इसी वाद्य यंत्र से है, याद रखना। इसमें से 1 और 2 तार होते हैं। हाथ की अंगुलियों से इसको बजाया जाता है। रबाब के बारे में बात करें तो कुल 4 तार होते हैं। अलवर और टोंक जिले के लोग इसको बजाते हैं। ठीक है, टोंक में मुसलमान जाति के लोग बजाते हैं, और अलवर में मेव जाति के लोग भाट जो भोपे हैं वो भाट जाति के हैं वो बजाते हैं इसको। दूसरा बात करें दुखा को, दिवाली के अवसर पर भील लोग हैं वो लोग बजाते हैं इसको। दूसरा बात करें तंदूरा, तंदूरा साथियों 4 तार का होता है। चौतारा भी इसको कहा जाता है साथियों, और इसको वेण भी कहा जाता है। ठीक है, गुजरी के बारे में बात करें तो रावण हत्या से मिलता जुलता माना जाता है। चिकारा के बारे में बात करें तो साथियों केर की लकड़ी से बना होता है, और 3 तार इसमें होते हैं, और इसमें से सिर प्याले के समान आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं सुशिर वाद्य यंत्र के बारे में। सुशिर वाद्य यंत्र के बारे में बात करें तो वह वाद्य यंत्र जिन्हें फूंक मारकर बजाया जाता है। ठीक है, दूसरा बात करें देखो सुशिर वाद्य यंत्रों में से सबसे पहले बांसुरी सबसे फेमस मानी जाती है। जिस वाद्य यंत्र के अंदर से नाई शब्द आए तो वो समझ लेना कि कौन सा है, सुशिर वाद्य यंत्र है। जैसे सहनाई, हरनाई, हवाई और बांकिया, मुरलिया, सुरनिया सारे के सारे आपको सुशिर वाद्य यंत्र देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले बात करें अलगोजा, यह 2 बांसुरियों से निर्मित होता है। 4 छेद इसमें होते हैं। राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है, ये थोड़ा सा याद रखना। यह अलवर, अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा में प्रयोग होने वाला है, और मीणा और भील जाति के लोग प्रयोग करते हैं। सहनाई के बारे में बात करें तो साथियों इसमें 8 छेद होते हैं, और मांगलिक वाद्य यंत्र माना जाता है। विवाह के अवसर पर इसको बजाता है। ठीक है, उपनाम बात करें तो नफीरी और सुंदरी इसके उपनाम आ जाते हैं। बिस्मिल्लाह खान 2001 में इसको भारत रत्न मिला था। सुशिर वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है साथियों। 2 वादक यंत्रों का एक साथ बजाते हैं। ठीक है, दूसरा बात करें देखो आकृति के बारे में बात करें तो देखो कैसे आएगी। चिलम की आकृति जाती है। सर्वाधिक उपयोग होता है पश्चिमी राजस्थान में किया जाता है। शीशम और सागवान की लकड़ी से बना होता है। बांकिया के बारे में बात करें देखो, बांकिया है, यह भी मांगलिक अवसर पर वाद्य यंत्र माना जाता है। यहाँ पर से देखो सरगड़ा जाति का यह खानदानी वाद्य यंत्र माना जाता है। मोरचंग के बारे में बात करें तो थोड़ा सा याद रखना, यूरोप का एक वाद्य यंत्र है।
नाम आता है उसका जूफ और उसके समान इसको माना जाता है साथियों। राजस्थान का जूफ वाद्य यंत्र भी इसको कहा जाता है। सबसे छोटा यंत्र होता है, लोहे का बना होता है साथियों। दोनों होठों के मध्य बीच में रखकर इसको बजाया जाता है। तुरही के बारे में बात करें तो इसका प्रयोग होता है रण क्षेत्र में किया जाता है साथियों। पीतल धातु से निर्मित होता है। और दूसरा बात करें तो राज दरबारों में इसका प्रयोग होता है साथियों। तुरी जाति के लोग इसको बजाते हैं। बांसुरी के बारे में बात करें तो साथियों 7 छेद होते हैं साथियों। दूसरा बात करें तो नाम आता है मुंगल के बारे में, रणभेरी जिसको कहता है। युद्ध प्रारंभ होने से पहले इसको प्रयोग किया जाता है। मेवाड़ के भाट इसका प्रयोग करते हैं। और भवाई जाति के लोगों का ये प्रिय वाद्य यंत्र माना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं नागफणी। नागफणी है साथियों, ये साधु सन्यासी इसका प्रयोग करते हैं, याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं घन वाद्य यंत्र। घन वाद्य यंत्र यह होते हैं कि जो वह वाद्य यंत्र जिसको स्वरों की उत्पत्ति होती है वो चोट या फिर आघात से की जाती है, ये थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। और मुख्य रूप से ये जो वाद्य यंत्र होते हैं साथियों ये धातु से निर्मित होते हैं, जैसे गरासियों का लेजियम आ गया। दूसरा बात करें साथियों को घुराली आ जाता है, रमझोल आ जाता है, करताल आ जाता है, मजीरा, भरनी, झांझ, खड़ताल, थाली, झांझर, टिकोरी, घड़ा, ये सारे के सारे, और चिमटा, घुंघरू, ये सारे के सारे आपको देखने को मिलेंगे साथियों किसके घन वाद्य यंत्रों के अंदर से बात करते हैं। सबसे पहले बात करें तो थाली, यह पीतल और कांसे से निर्मित होती है, याद रखना। पुत्र का जन्म होने पर यह बजाई जाती है, याद रखना। और बाबू जी के जो भक्त होते हैं थाली नृत्य करते हैं साथियों, कामुल, ठीक है। दूसरा बात करें चरी नृत्य के बारे में बात करें तो गुजरों का नृत्य है, याद रखना। और चरी नृत्य के समय थाली का प्रयोग किया जाता है। पुत्री के जन्म के समय सूप बजाया जाता है, मतलब कि छाजला बजाई जाती है, ये भी थोड़ा सा याद रखना। लेजिम बात करें तो साथियों ग्रासिया जनजाति के लिए प्रिय वाद्य यंत्र माना जाता है। मजीरा बात करें तो साथियों ये जोड़े में बजाए जाते हैं, याद रखना है। पीतल और कांसे के बने होते हैं। 13 ताली नृत्य के समय इसको प्रयोग होता है साथियों। कांवड़िया जो महिलाएं होती हैं उसका प्रयोग करती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं झांझ के बारे में। शेखावाटी क्षेत्र में इसका उपयोग होता है। मजीरे की बड़ी आकृति का उसका मतलब बोल सकते हो उसमें। और कच्ची घोड़ी नृत्य में इसका प्रयोग किया जाता है। चिमटा के बारे में बात करते हैं। चिमटा क्या होता है साथियों, लोहे का बना होता है। साधु सत्संग और सन्यासी इसका उपयोग करते हैं। लकुलित संप्रदाय के लोग लोग इसका प्रयोग करते हैं। करताल बात करें तो साथियों नारद वाला माना जाता है, ये थोड़ा सा याद रखना। नारद बजाता रहता है ना, उसको करताल कहते हैं साथियों। खड़ताल के बारे में बात करें तो देखो दोनों हाथों से इसको बजाते हैं। दूसरा बात करें साथियों रमझोल के अंदर से क्या था, देखो कपड़ों पर घुंघरू सिले होते हैं और जिसमें से घुटना या फिर घुंघरू है वो बांधे जाते हैं। दूसरा बात करें तो नाम आता है भरनी के अंदर से क्या होता है, एक मटकी होती है, मटकी के ऊपर से पीतल की प्लेट होती है, उसको लगाया जाता है, उस प्रकार उसको जाता है। श्रीमंडल आपको देखो टिकोरी प्लेट नुमा होती है, ये थोड़ा सा याद रख लेना साथियों। बात करते हैं अपन अवनर्द या फिर ताल के बारे में बात करते हैं। चमड़े से बने होते हैं, याद रखना। और चमड़े से बने हुए स्वरों की उत्पत्ति होती है, जिसमें मृदंग आ जाता है, ढोलक आ जाता है, दमाम आ जाता है, कुंडी आ जाता है, तासा, शिल्पा, माठ, डेरू, डमरू, डफ, ढाक, चंग, मादल, नगाड़ा, कमर, धोसा, खंजरी, ये सारे के सारे साथियों क्या है ताल वाद्य यंत्र के अंदर से शामिल होते हैं। डेरू के बारे में बात करते हैं। डेरू क्या है साथियों, ये डमरू का बड़ा भाई माना जाता है। आम की लकड़ी का बना होता है, 2 भाग होते हैं इसमें। भील जाति के लोग और गोगा जी के भोपे हैं इसका प्रयोग करते हैं। चंग के बारे में बात करें तो शेखावाटी क्षेत्र में होली के अवसर पर इसका प्रयोग किया जाता है चंग का, और एक हाथ में बजा जाता है, गोल होती है साथियों, और होली के अवसर पर इसका प्रयोग होता है। मर्दंग पर बात करते हैं। परवाज के बारे में बात करें तो सुपारी, बीजा, सावन और बड़ की लकड़ी से बना होता है साथियों। भवाई जाति के लोग इसका प्रयोग करते हैं। मेवाड़ क्षेत्र में इसका प्रयोग होता है और रावल जाति का इसका प्रयोग करते हैं। दूसरा बात करते हैं नौबत के बारे में, तो दुर्गों में उपयोग होता है, राजगृहों में, युद्ध स्थलों में इसका और मंदिरों में इसका प्रयोग किया जाता है। एक डमरू, बड़ा सा डमरू लगा रहता है ना मंदिरों के बाहर जाते हो तब, उसको कहा जाता है नौबत, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं नगाड़ा। नगाड़ा है ये युद्ध में और मंदिरों में और दुर्गों में प्रयोग होता है। आकृति कैसी होती है साथियों, सुपारी की आकृति जैसा दिखाई देता है, और सहनाई के साथ में इसको वादन यंत्र नौबत के साथ में समान आकृति आपको देखने को मिलेगी। मादल के बारे में बात करते हैं। मृदंग की आकृति जैसा होता है साथियों। शिव और पार्वती के अंदर से प्रयोग होता है साथियों। शिव और पार्वती के लिए प्रयोग होता है साथियों। गौरी नाट्य के अंदर से प्रयोग होता है और भील जाति के लोग हैं उसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ताशा, गले में लटका कर बजाया जाता है। ताजिया निकालते समय मुसलमान इसे बजाते हैं, याद रखना। दूसरा बात करते हैं टामक का जो उपनाम होता है साथियों दमामा होता है, याद रखना। युद्ध स्थलों में इसका प्रयोग होता है। मेवाड़ क्षेत्र में सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। यह वाद्य यंत्र वर्तमान में उपयोग में नहीं लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन किसके बारे में, ढोल 2 प्रकार के आपको देखने को मिलेंगे साथियों, एक तो नर मिलेगा, एक मादा मिलेगा, ठीक है। दूसरा ढोलक आ जाता है, डेरू हो जाता है। दूसरा बात करें ताशा है, इसका मुसलमान उपयोग करते हैं। और दूसरा बात करें तो माठ का प्रयोग कौन करते हैं साथियों, जो बाबूजी के भोपे होते हैं इसका प्रयोग करते हैं। साथियों ये वाला वीडियो अपनी ये समाप्त करते हैं। क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपको दूसरा पार्ट चाहिए तो आप कमेंट कर देना साथियों, जिससे जो आर्ट एंड कल्चर का जो कुछ पार्ट बचा है उसका अपन रिवीजन जल्दी कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।